चलो इधर ध्यान दो। चलो बोर्ड पर देखेंगे इधर सब लोग, अभी आ ही रहे। आओ मेदम जल्दी आओ, और है कोई पीछे? देखो लास्ट लेक्चर अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, याद है? वो टेबल मैंने आपको पढ़ाया था। उससे भी पहले हमने प्लांट्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम देखे थे कैसा होता है, और मैंने आपको रेस्पिरेटरी सरफेस जो होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, एक अच्छा रेस्पिरेटरी सरफेस हम लोग किसको बोलेंगे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको पढ़ाया था। अब हम लोग मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो चैप्टर का इधर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो रहा है, नाम है उसका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना? तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये एक सिस्टम है, कुछ ऑर्गन्स का कॉम्बिनेशन सिस्टम जो हमको हेल्प करता है ब्रीदिंग में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ये जो हम लोग ब्रीद इन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ब्रीद इन बोलते हैं। ध्यान से देखा, ये सारे नाम अभी आपको चैप्टर में बार बार देखने को मिलेंगे। इसको आप ब्रीद इन बोल सकते हो, या इसको इनहेल करना भी बोलते हैं, सुना होगा आपने, इनहेल करो। या इसका बायोलॉजिकल जो नाम है, बायोलॉजी की लैंग्वेज में इसका जो नाम है वो रियल नेम ये है, इंस्पिरेशन। क्या बेटा? इंस्पिरेशन। समझ में आ रहा है? आओ, एक वो इंग्लिश वाला इंस्पिरेशन होता है ना, आई एम इंस्पायर्ड बाय दिस, ये बायोलॉजी वाला इंस्पिरेशन। तो ये तीन वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेंगे चैप्टर में, तीनों का मतलब सेम है, ब्रीद इन, सांस अंदर लेना, या फिर उसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग? इनहेल करना, या उसी को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? इंस्पिरेशन। और फिर इसका उल्टा प्रोसेस होता है जब सांस हम लोग बाहर छोड़ते हैं, है कि नहीं? इसको कहा जाता है ब्रीद आउट। क्या बोलते हैं? बोल, ब्रीद आउट, सांस बाहर छोड़ना, या इसको एक्सहेल भी कहते हैं, एक्सहेल करना, या फिर एक्सपीरेशन। तो इन सारे वर्ड्स को ध्यान से देख लो, ये वर्ड्स अभी चैप्टर में रिपीट होने वाले आगे तक, तो आपको थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए इनके बीच में। हाँ, ठीक है ना? ब्रीदिंग, इनहेल, इंस्पिरेशन, तीनों एक ही चीज का नाम है। ब्रीद आउट, एक्सहेल, एक्सपीरेशन, ये तीनों भी एक ही चीज का नाम है। समझ में अच्छे से? सांस अंदर लेने को हम लोग ये तीन नामों से बुलाते हैं, सांस बाहर लेने को ये तीन। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमको इसी चीज में हेल्प करता है, ब्रीद इन करने में हेल्प करता है और ब्रीद आउट करने में हेल्प करता है। और जो गैसेस एक्सचेंज होने वाला है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो गैसेस एक्सचेंज भी इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होने वाला है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, फिर एक बार बता रहा हूँ, लंग्स के अंदर अपने पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको अल्विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल, अल्विलाई। वहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है। तो अगर कोई बात करे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस चीज में हेल्प करता है, तो आपका क्या क्या आंसर आएगा? एक तो ब्रीद इन ब्रीद आउट करने में, ब्रीद इन ब्रीद आउट करने में, ठीक है ना? और दूसरा गैसियस एक्सचेंज।
खत्म हो गया क्या रेस्पिरेशन? एक बार गैसेस एक्सचेंज हो गया, रेस्पिरेशन खत्म हो गया क्या? रेस्पिरेशन कब होता है बताओ? किसको बोलते हैं रेस्पिरेशन? जब डाइजेस्टेड फूड से क्या निकलेगी? एनर्जी। और वो कहाँ निकलने वाली है? सेल्स में, हर एक सेल में। याद है, बताया था ट्रिलियंस ऑफ सेल्स अपने पास। एनर्जी कितने सेल्स को चाहिए? सारे सेल्स को चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो एनर्जी कहाँ बनने वाली है? सेल्स में। अब गैसियस एक्सचेंज इधर हो गया लंग्स में, खत्म हो गया क्या रेस्पिरेशन? नहीं ना, यहाँ लंग्स से जो ऑक्सीजन रिसीव हुई है उसको कहाँ पहुंचाना पड़ेगा? सेल्स तक पहुंचाना पड़ेगा। तो ये पहुंचाने का काम कौन करेगा? ब्लड। ये पहुंचाने का काम कौन करेगा? ब्लड। अब ब्लड जो है ना, ब्लड का पूरा सर्कुलेशन, ये रेस्पिरेशन का हिस्सा नहीं है। ये किसका हिस्सा है? सर्कुलेशन का हिस्सा। पूरे बॉडी में जो खून की नसें अपनी फैली हुई है, जिसमें से खून बह रहा है, और उसको पंप करने का काम कौन कर रहा है? हार्ट। ये रेस्पिरेशन का हिस्सा है क्या? दिस इज द पार्ट ऑफ सर्कुलेशन। यानी रेस्पिरेशन बिना सर्कुलेशन के कंप्लीट हो ही नहीं सकता। हम जैसे हायर ऑर्गेनिज्म, जो छोटे मोटे लोअर ऑर्गेनिज्म है, जो डायरेक्ट अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए रेस्पिरेशन कर रहे हैं, डायरेक्ट स्किन के जरिए लेट से रेस्पिरेशन कर रहे हैं, छोटे मोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म में बिना सर्कुलेशन के रेस्पिरेशन हो जाता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बिना सर्कुलेशन के रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं। देखना, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सिर्फ किस में हेल्प कर रहा है? बता। ब्रीथ इन किया, ब्रीथ आउट किया, और ज्यादा से ज्यादा गैसियस एक्सचेंज, पहुंच गई ऑक्सीजन, लंग्स तक पहुंच गई ऑक्सीजन। अब इसको सेल्स तक पहुंचाने का काम किसका है? सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों हैंड टू हैंड काम करते हैं, एक साथ काम। दोनों एक दूसरे से कट्टी हो गए ना, वाट लग जाएगी बॉडी। लंग्स में ऑक्सीजन भर गया मजबूत, ब्लड बोल रहा कट्टी जा, मैं नहीं लेता, पहुंचा सेल्स तक। अरे कैसे पहुंचा? अभी वो तू जानी, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसीलिए आपको दोनों चैप्टर कंबाइन करके दिए, ताकि आप समझो रेस्पिरेशन सर्कुलेशन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड। समझा अच्छे से? तो अभी फिलहाल ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस चीज में हेल्प करेगा वो समझा ना? ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट और गैसियस एक्सचेंज। इसके बाद आपको एक टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन टोटल कंप्लीट कैसे होता है। तो 4 स्टेप में होता है। जब वो टॉपिक आएगा तो पूरी पिक्चर आपको क्लियर होगी। तो चारों स्टेप हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बोल, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जो कि ब्रीथ इन ब्रीथ आउट में हेल्प करता है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में हेल्प करता है और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। अब ये कई सारे स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, ऐसा नहीं कि एक सिंगल ट्यूब है खत्म हो गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसा नहीं। कई सारे स्ट्रक्चर से मिलकर के बना है। इन स्ट्रक्चर्स को 2 पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में बांटा गया है? 2। एक है अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और एक है इंटरनल या लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब कौन कौन से ऑर्गन आते हैं सर इसमें? तो आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके नोज से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? बोल, नोज से। अब नोज के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर है जो आपको समझने हैं। ये जो ऊपर आपको 2 ओपनिंग दिखती है, इन दोनों को बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल्स। तो अब मैं आपको स्ट्रक्चर समझाते जा रहा हूँ, डायग्राम बनाते जा रहा हूँ। सब लोग बोर्ड पर देखेंगे मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूँ। पूरा डायग्राम जब बन जाएगा तो आपको भी ड्रॉ करना है, तो एकदम ध्यान दो। पहले मैंने कौन सा पार्ट बनाया, फिर क्या बनाया, कैसे बनाया, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझेगा। सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। हम लोग कैसे बनाने, मतलब समझ, एक आदमी ऐसा खड़ा है और उसका ये जो हेड है ना वैसा राइट में, तो ये सेक्शन रहेगा और ये वाला पूरा सेक्शन रहेगा। समझा? तो जैसा अगर ऐसा साइड में आप देखोगे तो नाक का ऐसा साइड व्यू दिखेगा ना, तो साइड व्यू मैं इधर बना रहा हूँ। तो सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखा। लेट्स से दिस इज नोज, ये नोज बना दिया हमने, ठीक है ना। और ये नोज की ओपनिंग, ठीक है। तो नोज की ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? बोल, नोस्ट्रिल। एक ही दिखेगी ना, ऐसा रहेगा तो ऐसा रहेगा तो दोनों दिखेंगे, ऐसा साइड व्यू देखेगा तो एक ही दिखेगा। तो ये नोस्ट्रिल और ये नोज, ये अंदर पूरा चैम्बर दिख रहा है आपको, पूरी अंदर की जगह जिसमें हम लोग उंगली डालते। आसरी क्या है? वजू में सुन्नत है, पता है तुमको? वजू करने में सुन्नत है, नाक में पानी डाल के उल्टे हाथ की कानी उंगली से अंदर डाल के साफ करना, और फिर उसके बाद हाथ धो करके वजू में सुन्नत है नाक का खिलाल करना। नहीं सुने क्या? अब मदरसे में मारते नहीं थे क्या हाफी जी? हम लोग बहुत खाए, वजू के सुन्नत गिनाओ, फराइज गिनाओ, वाजिबात गिनाओ। नहीं सुना तो हाफी जी पटक देते थे उठा खैर छोड़ो। तो ये जो खाली जगह दिख रहा है आपको पोर्शन पूरा, इसको बोलते हैं नेजल चेम्बर। क्या बोलते हैं? बोल, नेजल चेम्बर, या इसका एक और नाम है, इसको नेजल कैविटी भी कहा जाता है। और क्या बोलते हैं इसको? बोल, नेजल कैविटी। तो नेजल चेम्बर बोलो या नेजल कैविटी बोलो। नाक के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, एक एक ऑर्गन को डिटेल में पढ़ना अपने को, डोंट वरी, ठीक है ना। ये हो गया नोज। अब नोज के जस्ट नीचे अपने को ये लिप्स दिख रहे हैं, लिप्स के बीच में भी तो ओपनिंग है ना, बस ये ओपनिंग नोस्ट्रिल्स नहीं कहलाती, इस ओपनिंग को हम लोग माउथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउथ। इसके अंदर भी कैविटी है, जैसे नाक के अंदर कैविटी है, नेजल कैविटी, ऐसे ही ये भी तो खाली जगह है ना कैविटी। इसको ओरल कैविटी या बकल कैविटी कहते हैं?
क्या कहते हैं भाई, ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी। अब सर ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, हम लोग 11th में पढ़े थे, आप इसको काहे को इधर इंक्लूड कर रहे हैं? बेटा आप दोनों नाक के नोस्ट्रिल्स बंद करो, मुंह खोल के सांस ले सकते हो, ले सकते हैं नहीं? अगर मैं दोनों नोस्ट्रिल्स को बंद भी कर दूं तो भी मुंह खोल के हम लोग सांस ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों कैविटी पीछे जाके क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, मिल जाती है। क्या बोल रहे समझ आ रहा अच्छे से? तो हम लोग माउथ की कैविटी को भी दिखा देते हैं। इधर देख, नोज के जस्ट नीचे ये लिप्स और लिप्स के बीच में ये माउथ, और माउथ के इधर आगे रहेगा अपना बकल कैविटी, ठीक है ना? तो इधर ध्यान से देख, ये नेजल कैविटी और ये बकल कैविटी, दोनों कैविटी पीछे आकर के देख क्या हो गई बेटा, मिल गई। दिख रहा है? ये नेजल कैविटी, ये बकल कैविटी, दिख रहा है? ये नाक के अंदर की खाली जगह, ये मुंह के अंदर की खाली जगह, दोनों पीछे आके क्या हो गया देख, फ्यूज हो गया। तो ये पोर्शन जहां पे नाक और मुंह के दोनों कैविटीज का मिलन हो जाता है, मिल जाती है, ये इतना पोर्शन अपना कहलाता है फेरिंग्स। क्या कहलाता है बोल? फेरिंग्स। फेरिंग्स को आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़े होंगे, है कि नहीं? तो देखिए नेजल कैविटी, ये बकल कैविटी, ये इतना हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन जहां पे दोनों मिल गए आपस में, इसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं बेटा बोल? फेरिंग्स। अब फेरिंग्स को आगे नीचे लेकर के जाएंगे तो फेरिंग्स के बाद ये जो ट्यूब रहता है ना, ये आगे जाकर के दो ट्यूब में बढ़ जाता है। कितने ट्यूब में बढ़ जाता है बोल? दो। तो एक ऐसा नाक की कैविटी गई, मुंह की कैविटी गई, दोनों मिल गई और क्या बन गई? फेरिंग्स। अब ये एक अक्खा ट्यूब नीचे नहीं जाएगा, फेरिंग्स आगे जाके कितने ट्यूब में बढ़ेगा? दो ट्यूब में। आगे की तरफ जो ट्यूब रहता है ना, उसको बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। और पीछे की तरफ जो ट्यूब है उसको बोलते हैं ईसोफेगस। उसको क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। आसान भाषा में आगे की तरफ जो ट्यूब है उसको बोलते हैं हवा का ट्यूब, हवा की नाली, विंड पाइप। अब पीछे की तरफ जो ट्यूब है उसको खाने का फूड बोल, खाने का पाइप बोल, फूड पाइप। समझ? यानी फेरिंग्स ही दो ट्यूब में बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा अच्छे से? क्या बोलो? तो देख, इस फेरिंग्स का भी हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। तो पीछे की तरफ एक ट्यूब रहेगा, दिस ट्यूब इज व्हाट? ईसोफेगस। ये ट्यूब कौन सा है बोल? ईसोफेगस। अब इसका आगे जाके क्या होता है वो सब आप 11th में पढ़ चुके हो। ये ईसोफेगस जब अपनी एब्डोमिनल कैविटी में पहुंचता है तो ऐसा जे शेप का एक ऑर्गन बनाता है, कॉल्ड एज स्टमक। फिर यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन, याद है ना? फिर यहां से लार्ज इंटेस्टाइन, याद है कि भूल गए? और फिर यहां से ऐसा रेक्टम एंड एनस, वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। ये इधर नहीं पढ़ने का अपने को, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं हम लोग। तो ईसोफेगस को खाली दिखा रहा हूं मैं, उसके आगे का सिस्टम नहीं दिखा। और ये जो आगे की तरफ दूसरा वाला ट्यूब है, दूसरा वाला ट्यूब जो सामने की तरफ है, आपके सामने की तरफ, इस ट्यूब को बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते बोल? ट्रैकिया। ये आपका विंड पाइप, हवा का ट्यूब। समझ में आ रहा अच्छे से? तो इधर ध्यान से देख, तो ये आगे की तरफ जो ट्यूब है, दिस ट्यूब इज ट्रैकिया। ये कौन सा ट्यूब है बोल? ट्रैकिया। अब ट्रैकिया के स्टार्टिंग में थोड़ा सा बाहर निकला हुआ पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये वाला जेंट्स में थोड़ा ज्यादा ही बाहर आया था, देख, है ना? एडम्स एप्पल बोलते हैं इसको। लड़कों में ये चीज देख थोड़ा ज्यादा बाहर, सब में नहीं, किसी किसी में, किसी किसी में थोड़ी बहुत बाहर आती, किसी किसी में ज्यादा ही बाहर आती। किसी किसी अंकल की नेक देख कैसे दिखती है, ये थोड़ा ज्यादा ही बाहर आ जाता है कि नहीं? तो ये ज्यादातर मेल्स में बाहर आता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल्स में बाहर आती है चीज थोड़ी। इसको इसीलिए एडम्स एप्पल भी बोलते हैं आम लैंग्वेज में। क्या बोलते हैं इसको? एडम्स एप्पल, ठीक है ना? तो ये वाला जो पोर्शन है ट्रैकिया के बिल्कुल स्टार्ट में, जहां से ट्रैकिया चालू हो रही है, ये वाला पोर्शन, इसको कहा जाता है लरिंग्स। क्या कहा जाता है बोल? लरिंग्स। या आम लैंग्वेज में इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्या कहते बोल? अब नाम ही इसका काम बता रहा है। वॉइस बॉक्स से मतलब वॉइस प्रोड्यूस करेगा, आवाज प्रोड्यूस करेगा। इसी वॉइस बॉक्स के अंदर दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं तो अपनी साउंड प्रोड्यूस होती है। समझ में आ रहा अच्छे से? ठीक है ना? तो जो शुरुआत का पोर्शन है, दिस इज लरिंग्स। और ये जो ओपनिंग दिख रही है आपको, लरिंग्स की ओपनिंग, यहां पर ये ओपनिंग, ये ओपनिंग कहलाती है ग्लॉटिस। ओपनिंग क्या कहलाती है? ग्लॉटिस। सब ध्यान से देखते हैं ना, ये अपना लरिंग्स है, ओपनिंग का नाम है ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस के ऊपर ऐसा एक फ्लैप लाइक कवर होता है, जैसा बंद हो सकता है, खुल सकता है, बंद हो सकता है, खुल सकता है। इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते बोल? एपिग्लॉटिस। तो इधर ध्यान से देख, फिर से नेजल कैविटी डायग्राम देख लेना मैं कैसा बना रहा, पूरा डायग्राम ऐसे ही बनाना है आपको, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना? नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, दोनों मिल गई पीछे फेरिंग्स। फेरिंग्स दो पाइप में बढ़ चुका है, ईसोफेगस, ये ट्रैकिया। ट्रैकिया की शुरुआत में क्या आपका? लरिंग्स। उसकी ओपनिंग का नाम क्या है? ग्लॉटिस। और उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक कवर, क्या नाम है इसका? एपिग्लॉटिस। अभी जो ट्रैकिया ना, ट्रैकिया, इसमें ना आपको ऐसा
कार्टिलेज देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे बोल? सर कार्टिलेज किसको बोलते हैं? बताओ कार्टिलेज किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यू पढ़ के आए हो ना? बोन जैसा स्ट्रक्चर होता है, खाली बोन जितना टफ नहीं होता, सॉफ्ट। ये कार्टिलेज। ये भी क्या है? ये भी क्या है? कार्टिलेज, चबाने वाली हड्डी है कि नहीं? तो ऐसा कार्टिलेज होते हैं ट्रैकिया के ऊपर लगे हुए। क्यों लगे हुए रहते हैं वो पढ़ेंगे भी आगे हम लोग, समझ अच्छे से। तो ये जो ट्यूब है इसका नाम है ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया जब अपने यहाँ पर मिड में पहुंचता है, थोरासिक कैविटी के मिड में, थोरासिक कैविटी, क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? थोरासिक कैविटी। देखिए हेड है, व्हाट इज दिस? हेड। ये नेक है, ये क्या बोल? नेक। इसको सर्वाइकल रीजन भी बोलते हैं, सर्विक्स, ठीक है ना, इसको सर्विक्स भी बोलते हैं। नेक का एक और नाम क्या बोल? सर्विक्स। व्हाट इज दिस? हेड। व्हाट इज दिस? सर्विक्स या फिर नेक्स। नेक के जस्ट नीचे ये जो पूरा पोर्शन है सीने वाला, चेस्ट वाला, इसको थोरैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थोरैक्स, THORAX, थोरैक्स। और इसके अंदर जो खाली जगह है, थोरैक्स के अंदर जो खाली जगह है, उसको थोरासिक कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थोरासिक कैविटी। और जहां पर ये सीना खत्म होता है वहां से पेट चालू होता है, इस पूरे पोर्शन को एब्डोमिनल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल रीजन। समझा रहे? और अंदर की कैविटी एब्डोमिनल कैविटी। तो हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, ये कुछ वर्ड्स है जो बायोलॉजी में यूज होते हैं। जैसे आप डॉक्टर्स वगैरह के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको टेस्ट लिखता है, तो वहां पे ऐसा लिखा रहता है, ऐसा लिखा रहता है। डॉक्टर ने टेस्ट लिखा तो डॉक्टर आपको बोलता है पेट का अल्ट्रासाउंड, ऐसा बोलता है। क्या बोलता है? पेट का अल्ट्रासाउंड। लेकिन जो टेस्ट लिखता है उधर ना पेट लिखा रहेगा ना अल्ट्रासाउंड लिखा रहेगा, वहां ये लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? USG होल एब्डोमेन, USG अल्ट्रासोनोग्राफी, USG। तो सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड का शॉर्ट फॉर्म है USG, अल्ट्रासोनोग्राफी। होल मतलब पूरा और एब्डोमेन मतलब एब्डोमेन। तो आपके पेट के अंदर अगर कोई दिक्कत है तो आपका USG होल एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन का USG होता है, इसमें देखा जाता है, लेकिन कोई मसला तो नहीं है। तो जब USG होल एब्डोमेन करता है डॉक्टर, तो पूरे पेट पे सोनोग्राफी की मशीन घुमाता है, उसमें आपकी दोनों किडनी, इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर सब आ जाएगा, लेकिन लंग्स नहीं दिखेंगे उसमें। लंग्स नहीं, आप कभी भी होल एब्डोमेन का USG देखोगे ना तो उसमें लंग्स नहीं दिखेगा। किडनी आएगी, इंटेस्टाइन आएगा, स्टमक आएगा, लीवर आएगा, स्प्लीन आएगा, पेंक्री आएगा, यूरिनरी ब्लैडर आएगा, everything will be included. You won't see lungs. Why? Thorax का हिस्सा है. That is not a part of your abdomen. That is part of your thorax. समझ में अच्छे से? तो सर अगर मेरे को लंग्स को देखना है तो लंग्स को देखने के लिए थोरैक्स का अल्ट्रासाउंड कराएंगे? नहीं, सीने का अल्ट्रासाउंड नहीं कराया जाता है, सीने का एक्सरे होता है। चेस्ट का एक्सरे लिखते हैं ना डॉक्टर, एक्सरे लिखता है, ठीक है ना? तो चेस्ट का एक्सरे होता है, और अगर एक्सरे में कोई चीज क्लियर नहीं दिख रही है तो फिर सीटी स्कैन होता है। क्या होता है? सीटी स्कैन। तो अगर आपको सीने का सीटी स्कैन कराना है तो डॉक्टर उस पर ऐसा लिखेगा, HRCT थोरैक्स, ऐसा लिखेगा। क्या लिखेगा? HRCT थोरैक्स। अब ये सीटी मतलब सीटी स्कैन है, उतना आपको भी समझ है, थोरैक्स लिखा हुआ है। तो जब आप ये टेस्ट कराने वाले के पास लेके जाओगे तो उसको थोरैक्स देख करके समझेगा कि सीने का सीटी स्कैन करना, समझना चाहिए। तो ये सब बायोलॉजी में यूज होने वाले टर्म्स है, इनको समझो थोड़ा। इनको समझोगे ना तो आप भी वो डॉक्टर का लिखा हुआ समझ सकते हो। अपने को लगता है डॉक्टर का लिखा हुआ अपने को इसलिए नहीं समझता क्योंकि उनकी राइटिंग गंदी रहती, नहीं, वो जो लिखते हो तुमको पता नहीं क्या लिख रहे हैं। अगर पता है क्या लिख रहे हैं तो गंदी राइटिंग में भी समझ में आता है, समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना? तो दिस इज योर हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, समझ में आ रहा है? तो ये ट्रैकिया कहां तक जाता है? देख, एब्डोमेन तक जाएगा जबरदस्ती? नहीं, एब्डोमेन में क्या करने जा रहा है वो? हाई हेलो करने स्टमक के साथ? नहीं, थोरैक्स में रहेगा। कहां रहेगा? वो भी पूरे थोरैक्स में नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं? मिड थोरैक्स। अगर ये थोरैक्स है, अगर ये थोरैक्स है तो इसके मिड तक, यहां तक रहता है ये ट्रैकिया, पूरा यहां तक नहीं आएगी। क्या बोल रहे हो? समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना? तो ये थोरैक्स के मिड तक अपना ट्रैकिया जाता है, समझ में आया अच्छे से? तो जैसे ये थोरैक्स के मिड में पहुंचता है, इट गेट डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, 2 ब्रांच में बढ़ जाते हैं। कितने ब्रांच में? एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर। इस वाले को बोलते हैं राइट ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? राइट ब्रोंकस, या इसको राइट प्राइमरी ब्रोंकस भी बोलते हैं। और क्या बोल? राइट प्राइमरी ब्रोंकस। तो दूसरा वाला क्या कहलाएगा? लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। अच्छा सुना, सिंगल को ब्रोंकस बोलते हैं, ये एक ब्रोंकस, ये एक ब्रोंकस, दोनों को मिलाकर ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते? बोल, ब्रोंकाई।
यानी ट्राकिया जो है वो दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, एक राइट ब्रोंकस और एक लेफ्ट ब्रोंकस। तो अभी डायग्राम में दिखाते हैं इसको, सब बोर्ड पर देखेंगे बेटा, सब बोर्ड पर देखेंगे। एक राइट साइड का ब्रोंकस आ जाएगा ऐसा, और एक ऐसा लेफ्ट साइड का ब्रोंकस आ जाएगा। दोनों को मिलाकर के क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो ब्रोंकाई। इनको प्राइमरी ब्रोंकस भी बोलते हैं। सर प्राइमरी ब्रोंकस क्यों बोलते हो? असल में ये आगे और डिवाइड होने वाला है। तो ये पहला डिवीजन है ना, तो पहले डिवीजन को दिखाने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी। क्या बोलते हैं, बोल प्राइमरी। अभी दोनों साइड का ब्रोंकस क्या करता है, दोनों साइड के लंग्स के अंदर घुस जाता है। लंग्स पता है ना, फेफड़े, दोनों साइड के लंग्स के अंदर घुस जाता है। हाँ ले बेटा, देखो तो जो दो ब्रोंकस डिवाइड हुए हैं ये दोनों साइड के लंग्स के अंदर इंटर कर जाएंगे। तो आप सबको पता होगा अपने पास कितने लंग्स है, दो। कोई इधर एक लंग्स के साथ बैठा है क्या, नहीं, वी हैव टू लंग्स, एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग। तभी दोनों लंग्स को मैं इधर डायग्राम में दिखा रहा हूं। तो सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे बेटा, दिस इज वन लंग, ठीक है। अब बनाओ ऐसा कुछ भी राउंड स्ट्रक्चर चले। अभी तुम्हारे डायग्राम में तुम देखोगे तो ऐसा कुछ, ऐसा प्रॉपर स्ट्रक्चर बना, ऐसा बनाओ, ऐसा भी चले, ठीक है ना। तो ये एक साइड के लंग्स का डायग्राम बन गया, ठीक है। सिमिलरली बाजू में दूसरा वाला लंग्स, तो ऐसे दो लंग्स रहेंगे आपके पास, और ये दोनों ब्रोंकस उसके अंदर घुस गए। यहाँ पे थोड़ा स्पेस देखने को मिलेगा आपको, इधर यहाँ पे वाला स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, मीडिया स्टाइनम बोलते हैं इस खाली जगह को। क्या बोलते हैं इस खाली जगह को, मीडिया स्टाइनम। क्या बोलते बोल, मीडिया स्टाइनम। ये वो जगह है जहां पर मौजूद है आपका कलेजा, हो कलेजा, दिल, हार्ट। योर हार्ट इज प्लेस ओवर हियर, दोनों लंग्स के बीच में रहता है हार्ट। समझ आ रहा अच्छे से क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोनों साइड के लंग्स हमने दिखा दिए। यहाँ पर हार्ट रहेगा, उसको डायग्राम में दिखाने की जरूरत नहीं, दैट विल बी शोन इन द डायग्राम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दोनों साइड का लंग्स हो गया, ये राइट साइड का है, लेफ्ट साइड का है। ध्यान दे इधर, ध्यान दे इधर, क्या बोला मैं, ये राइट साइड का है और ये लेफ्ट साइड का। फिर से ये राइट साइड का और ये लेफ्ट साइड का। क्या सर इतने बड़े हो गए, 12वीं में पढ़ा रहे, राइट लेफ्ट का फंडा नहीं पता तुम्हें, है ना। ये राइट होता है सर और ये लेफ्ट होता है, सही ना। और इज दिस, तुम्हारे जैसे बैठा देख मैं, ये क्या है, राइट, और ये क्या है, लेफ्ट। तो ये कौन सा लंग्स है, राइट ना, राइट साइड पे आ रहे ना, राइट साइड पे आ रहे ना। और ये कौन सा लंग्स है, लेफ्ट। जब भी किसी बॉडी ऑर्गन को फ्रंट से बनाया जाता है, कहां से बनाया जाता है, फ्रंट व्यू, सामने से बनाया जाता है। तो जो आपके राइट हैंड साइड पे आ रहा रहेगा ना, वो ऑर्गन का लेफ्ट रहेगा, वो ऑर्गन का क्या रहेगा, लेफ्ट। और जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा रहेगा वो ऑर्गन का राइट रहेगा। नहीं समझा क्या बोला। हाँ, जब बैक व्यू बनाते हैं हम लोग, पीछे का व्यू बनाते हैं, तो राइट पर राइट आता है और लेफ्ट पर लेफ्ट आता है। समझ आ रहा है। 11th में मैंने किडनी पढ़ा था, तुमको ये बात बताया, एक बार फिर से बता देता ऐसा क्यों होता है। जब भी हम लोग किसी ऑर्गन का फ्रंट व्यू बनाते, कौन सा व्यू बनाते, बोल फ्रंट व्यू, तो उस ऑर्गन को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। समझो ऐसा कि आप बैठे हो, ये आपका ऑर्गन है, ये क्या है, बोल ऑर्गन, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये राइट है इसका, ये क्या है, राइट, इधर लिख देता हूं मैं, दिस इज राइट। तो ये राइट है, तो पीछे यहां पे भी लिख देता हूं राइट, आर आर राइट। तो ये क्या है, बोल लेफ्ट, पीछे यहां पे भी लिख देता हूं लेफ्ट। तो ये राइट, ये लेफ्ट। अब ये ऑर्गन है ऐसा आपके पेट के अंदर या बॉडी के अंदर, ये इसका फ्रंट व्यू है। ये जिधर बॉटल बनी है क्या है, बोल फ्रंट व्यू। अब मुझे इसको निकाल के डायग्राम बनाने का, बॉडी से बाहर निकाल, तुम्हारी तरह बैठा देख मैं, ये तुम्हारी बुक है। अब अगर इसको मैं निकाला और निकाल के ऐसी डायरेक्ट बना दिया, फ्रंट व्यू आया, बैक व्यू आया, बैक व्यू आ गया, चलेगा क्या। फ्रंट व्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले अपने को निकाल के उल्टा करना पड़ेगा। क्या बोला, समझ अच्छे से। फ्रंट व्यू बनाने के लिए ऑर्गन से इसको निकाल करके ऐसा उल्टा करना पड़ेगा। तो जब आप उसको पलटते हो ना, तो राइट लेफ्ट में चला जाता है, लेफ्ट राइट में चला जाता है। इधर उल्टा कैसे हो गया, ये देख, ये ऑर्गन है, इसका फ्रंट व्यू सामने रहेगा ना, ये मेरी बॉडी के अंदर है। राइट कौन सा हिस्सा है, ये वाला। तो जिस साइड राइट है उधर मैंने आर लिख दिया, ये देख आर। और लेफ्ट कौन सा हिस्सा है, ये वाला, तो इधर मैंने लेफ्ट लिख दिया, एल। तो राइट लेफ्ट। अच्छा, इधर आर लिखा है ना, इसके पीछे भी आर, इधर लेफ्ट एल लिखा है, इसके पीछे भी एल।
अब अगर इसको मैं बॉडी से बाहर निकाल के डायरेक्ट बना दूं तो ये कौन सा व्यू बन गया, बैक व्यू। और बैक व्यू में देख आपके राइट पर ऑर्गन का भी क्या है, राइट, और लेफ्ट पर क्या है, लेफ्ट। लेकिन जब फ्रंट व्यू बनाना होगा तो इसको बॉडी से बाहर निकालेंगे और बोल घुमाएंगे, तो तुम्हारे राइट पे क्या गया देख, लेफ्ट, और लेफ्ट पे क्या गया, राइट। तो ये चीज दिमाग में बिठा लो, जब कभी भी किसी ऑर्गन का बैक व्यू बनाना होता है तो आपके राइट हैंड साइड पर उस ऑर्गन का लेफ्ट साइड रहेगा और आपके लेफ्ट हैंड साइड पर उस ऑर्गन का राइट। हाँ, अगर आप बैक व्यू बना रहे हो तब ये चीज रहेगी क्या, नहीं। जब भी किसी ऑर्गन का बैक व्यू बनाया जाता है, पीछे से बनाया जाता है, तो राइट पर राइट रहेगा और लेफ्ट पर लेफ्ट। अभी जब मैं आपको इसी चैप्टर में आगे हार्ट पढ़ाऊंगा ना, तो हार्ट का अपने को दोनों डायग्राम बनाना है। हार्ट का अपने को फ्रंट व्यू भी बनाना है, बैक व्यू भी बनाना है, क्योंकि कुछ ब्लड वेसल्स ऐसे जो हार्ट में आगे की तरफ से एंटर करते हैं और कुछ ऐसे जो पीछे की तरफ से एंटर करते हैं। तो अगर पूरी पिक्चर क्लियर करना है तो दोनों डायग्राम बनाना पड़ेगा ना। तो उसमें आप देखोगे जब हम लोग हार्ट का फ्रंट व्यू बनाएंगे ना, तो अपने राइट पर हार्ट का लेफ्ट रखेंगे और अपने लेफ्ट पर हार्ट का राइट रखेंगे। लेकिन जब बैक व्यू बनाएंगे तो राइट पे राइट, लेफ्ट पे लेफ्ट। तो फंडा अभी क्लियर कर लो अपने दिमाग, समझा रहा है। तो ये आपके राइट हैंड साइड पे तो कौन सा लंग्स है, लेफ्ट, और ये राइट। तो लेफ्ट और लेफ्ट वाला जो लंग्स है ना, इधर आपको थोड़ी सी जगह छोड़नी, किसके लिए, हार्ट के लिए। तो ये ज्यादातर लोगों का दिल कौन सा साइड होता है, लेफ्ट साइड। बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जिनका दिल ऐसा राइट साइड पर टिल्ट कर होते हैं, ऐसे भी लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। खाली ये जो स्पेस है वो लेफ्ट में होने की जगह राइट में रहेगा। बोले सर उन लोग एंटिक रहते हैं, नहीं, एकदम नॉर्मल रहते, समझ में आ रहा है। लेकिन ये चीज बहुत रेयर है। ज्यादातर लोगों का दिल कौन से साइड टिल्टेड होता है, लेफ्ट साइड पर टिल्टेड होता है, समझ रहा है। खैर इधर देखेंगे, बोर्ड पर देखो सब लोग। अब आपको पता होना चाहिए फेफड़ों को भी ना अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन में रखा है पिंजरे के अंदर। कौन सा पिंजरा, ये सीने पे पिंजरा है ना, कौन सा, फसलियों का पिंजरा, रिब केज। केज मतलब क्या होता है, पिंजरा, रिब केज। ये फसली को रिब बोलते हैं, रिब। कितने हैं टोटल अपने पास, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 इधर 12 इधर, 12 पेयर्स वी हैव। तो रिब केज के पिंजरे के अंदर दोनों लंग्स को संभाल के रखा गया, समझ में आ रहा अच्छे से। अब ये रिब केज कहां से शुरू होता है, कहां पर खत्म होता है, वो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा पीछे इधर तुम्हारे पास एक हड्डी है, यहां से लेके यहां तक सीधी सीधी ऐसा, क्या नाम है इस हड्डी का, स्पाइनल कॉर्ड नहीं रे, वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर है, दिमाग की दुमची, वर्टिब्रल कॉलम। ये जो हड्डी सीधी सीधी गई है तुम्हारे पीछे से, क्या नाम है इसका, वर्टिब्रल कॉलम, जिसको आप आम भाषा में क्या बोलते हो, रीढ़ की हड्डी। तो देखिए तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम, ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। और इधर सामने की तरफ, सीने की तरफ एक हड्डी रहती है यहाँ पे, इसको स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते बोल, स्टर्नम। इसको टाई बोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये टाई की जगह पे और टाई जैसी दिखती भी है, ऐसी दिखती, देखिए ऐसी दिखती है, रियलिटी में वो ऐसी दिखती है, यही रहती है सीने में। इधर आप छोड़ोगे तो आपको एक फ्लैट हड्डी महसूस होगी यहाँ पे, एकदम सीने पे आपको। क्या बोलते हैं इस हड्डी को, स्टर्नम। क्या बोलते बोल, स्टर्नम। तो इधर देखिए, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम, इधर सामने की तरफ आपकी कौन सी हड्डी है, बोल, स्टर्नम। ये आपका मैंने बना दिया स्टर्नम। तो रिब केज की जो हड्डी होती है ना, पीछे किससे कनेक्टेड रहती है, वर्टिब्रल कॉलम, और आगे किससे कनेक्टेड रहती है, स्टर्नम। तो ऐसा टोटल 12 हड्डी रहती है, 1 2 3 4 5 6, ये देख 6 7। तो ये सातों जो है ना, इनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते बोल, ये यहाँ पीछे से शुरू होती है, आगे आगे तक पूरा आती है। अब 8वीं 9वीं और 10वीं, ये जो 3 होती है ना, ये 3 यहाँ से अलग अलग निकलती है, तीनों यहाँ से अलग अलग निकलती है, लेकिन आके स्टर्नम के पास आते आते 7वीं वाली से ऐसा मिल जाती है, 7वीं वाले से ऐसा ज्वाइंट हो जाती है, समझा। तो देख 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो पूरी है, यहाँ से निकली यहाँ गई, यहाँ से निकली यहाँ गई। 8वीं 9वीं 10वीं ये तीनों वर्टिब्रल कॉलम से निकलती है, लेकिन आगे आकर स्टर्नम पे 7वीं वाली के साथ क्या जाती है, ज्वाइंट हो जाती है। और लास्ट की दो तो तैर रही है ऐसा, इसलिए उनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। ये देखिए, ये 11वीं वाली, ये 12वीं वाली, ये आगे आके कनेक्ट नहीं है, खाली पीछे से निकल के ऐसा आगे आ गई, लास्ट की 2 हड्डी, लास्ट की 2 फसली। तो इधर किसी को आप बहुत तेज मारोगे ना, तो उसकी फसली टूट जाएगी, ये वाली। अच्छा, यहाँ पे बहुत तेज मारोगे तो भी टूटेगी फसली, और टूट के किधर जाएगी, लंग्स के अंदर घुसेगी सीधा। इसलिए जरा मस्ती हस्ती करते ना, तो देख दाग के करने में। हाँ, कोई सीरियस सिचुएशन में फंसे हो, जान का मामला है, तब मारो बिंदास, इधर मारने की, इधर इधर मारो, इधर यहाँ मारो सीधा। उसका क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड या तो इंजर्ड होना चाहिए
या मेडुला ऑब्लोंगेटा। मैं बता रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग से हटा देना, मैं बता रहा हूँ, एकदम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में पड़े, यहाँ मार दे, किसी कोई भी भारी चीज ले यहाँ मार दे उठा के, अगर उसकी नसीब अच्छी रहेगी तो बेहोश होगा, और उसकी नसीब खराब होगी तो परमानेंट बेहोश होगा, सीधा मरेगा वो। इधर मेडुला ऑब्लोंगेटा रहता है ना, ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, जो आपके दिल, किडनी, फेफड़े सबको कंट्रोल करता है, और उस पर इंजरी लगी मर जाएगा इंसान, अगर ज्यादा तेज इंजरी यहाँ पे लग गई तो पिक्चर में दिखाया ना, रॉड लेके पीछे मारा, सामने वाला मर गया, वो रियल होता है, वो लोग गलत ही दिखाते, रियल होता है वो। अगर आपने मेडुला ऑब्लोंगेटा पे एक सडन इंजरी दे दी तेज, और वो ज्यादा तेज इंजरी लग गई, तो वाइटल ऑर्गन काम करना बंद कर देते, किडनी, हार्ट, फेफड़ा, ये सब काम करना बंद करे, और ये सब काम करना बंद किया तो मौत है। स्लो पड़ेगी तो अनकॉन्शियस होगा इंसान, और ज्यादा तेज पड़ गई तो मौत है सीधे। समझा अच्छे से? खैर छोड़ो, ध्यान से देखो। ऐसी 12 रिब्स रहती है अपने पास। कभी गोश्त की दुकान पे गए आप लोग, तो लोग देख ये जानवर का ये रिब वाला पार्ट काट के ऐसा अक्खा लगा के रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ का गोश्त खाने अच्छा लगता है, सीने का, क्योंकि उसमें हड्डी भी रहती है, गोश्त भी रहता है। सब नॉन वेजिटेरियन है इधर, एवरीवन इज नॉन वेजिटेरियन ना, कोई प्योर वेजिटेरियन तो नहीं है ना, पता चला वो ऑफेंड हो रहा है ना, नहीं है ना, चलो इधर। और रहेंगे भी तो घर में तो बनता है ना, घर में तो बनता है ना, है कि नहीं? चलेगा ना, चलेगा, देख इधर देख। तो अगर आप कभी गोश्त की दुकान पे जाके देखोगे तो ये सीने वाला हिस्सा है ना, उन लोग ऐसा शोकेस में ऐसा टांग के रखते बाकायदा, क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ का गोश्त अच्छा लगता है। तो कभी नोटिस करना, 2 रिब्स के बीच में ना ऐसा बाकायदा ऐसा गोश्त लगा रहता है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा सारी रिब्स के बीच में ऐसा गोश्त लगा हुआ रहता है। गोश्त मीन्स मसल्स, क्या बेटा? मसल्स। इन मसल्स को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोलते बोल? ये देखिए, सब मैं जानबूझ के पढ़ा रहा हूं। आप जो सांस लेते हो ना, इसमें हर चीज का उतना ही पार्टिसिपेशन, डायफ्राम, रिब केज, स्टर्नम, इंटरकोस्टल मसल, ये सब मिलकर के सांस लेने में और सांस छोड़ने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए पहले ये सारी चीजें कहां पर होती है, ध्यान से सुन लो। तो ये आपके रिब्स है, रिब्स, रिब्स के बीच में जो मसल्स दिख रही है आपको, गोश्त, जो अपने घर वाले बड़े शौक से खाते हैं, क्या बोलते हैं मसल्स को? इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोलते बोल? इंटरकोस्टल मसल्स। होप इट इज वेरी मच क्लियर, एकदम अच्छे से समझा। चल बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे बेटा सब लोग। तो ये हमने लेफ्ट लंग को बनाया, एंड दिस वन इज राइट लंग। अब दोनों लंग्स के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? रिब। तो अब दोनों साइड रिब दिखा नहीं रहा मैं, एक साइड दिखा रहा हूं, क्योंकि एक साइड लंग्स के अंदर क्या होता है वो दिखाना है। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो इधर देख, मैं रिब्स दिखा रहा हूं, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे बेटा ध्यान से। अरे रे, ये तो प्रैंक हो गया मेरे साथ। देख इधर ध्यान से देख, यहां पे ऐसे रिब्स रहेंगे अपने, है ना। अब पूरे नहीं बना रहा हूं, आपको पता है इधर सामने स्टर्नम रहेगा, उससे अब इधर स्टर्नम बना दूं तो फिर ये सब छूट नहीं जाएगा, इसलिए बना नहीं रहा मैं, ठीक है ना। तो ऐसा यहाँ पर रिब्स रहेंगी अपनी, दीज आर रिब्स लाइक दिस, और सेम रिब्स यहाँ पे भी रहेंगे, और यहाँ मैं रिब्स बना नहीं रहा हूँ। यहाँ क्या कर रहा हूँ मालूम है? रिब्स समझो ऐसा सामने से उखाड़ दिया, खाली साइड का पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा ये सामने का पूरा काट के निकाल लिया, समझ सेक्शन है क्या बेटा? सेक्शन। तो दीज आर रिब्स। व्हाट आर दीज? बोलो, रिब्स। तो ये रिब्स है। और अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो रिब्स होती है, रिब्स, इनके बीच में मसल्स देखने को मिलती है ना, क्या कहलाती है मसल्स? इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है ना। ये आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो, दिखाओ मत, ध्यान हो जाएगा थोड़ा। समझा? सर इस साइड पूरा रिब्स क्यों नहीं दिखाया? इधर अपने को लंग्स के अंदर देखने का क्या क्या रहता है, समझ रहा है? तो अब देखो लंग्स के अंदर क्या होता है। ये ट्रैकिया थी, 2 ब्रांच में बढ़ गई, अंदर घुस गई। ये क्या है आपका? प्राइमरी ब्रोंकस। क्या बोल? प्राइमरी। ये आगे डिवाइड होता है अंदर। तो ये पहला डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, ये ऐसा इसका पहला डिवीजन हुआ। तो पहला डिवीजन होने के बाद ये और ट्यूब बन गया, दिख रहा है? इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? अब ये सेकेंडरी ब्रोंकस जो है आगे जाके क्या करेगा बोल? और डिवाइड होगा। ये सेकेंडरी ब्रोंकस आगे जाके और डिवाइड होगा। तो आगे जाके जब और डिवीजन होता है तो ये जो अब नई ट्यूब्स बनी ना, और छोटी ट्यूब्स, इनको बोलते हैं टर्शियरी ब्रोंकस। क्या बोलते हैं बोल? टर्शियरी ब्रोंकस। तो सी दिस इज योर प्राइमरी ब्रोंकस, दीज आर सेकेंडरी, दीज आर टर्शियरी। और ये टर्शियरी और बारीक बारीक ट्यूब्स में डिवाइड होती है। तो टर्शियरी से ऐसा और ट्यूब निकलती हुई दिखेगी। ध्यान से देख, मैं बना रहा था, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये टर्शियरी से आपको और ट्यूब्स निकलती हुई ऐसा यहाँ पर दिखेंगी।
these these tubes are known as bronchioles. इन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं बेटा, बोलो, bronchioles. तो ब्रोंकस का कैसे अंदर तक सफर चलता है एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है. प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस एंड देन ब्रोंकियोल्स. और फिर इन ब्रोंकियोल्स को आप देखोगे तो एक ध्यान से देख, समझिए एक ब्रोंकियोल, ये एक ब्रोंकियोल, तो इससे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लोब्यूल लगे हुए, लगे ग्रेप्स की तरह, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे लोब्यूल्स लगे हुए. तो जो पूरा एक लोब्यूल बन के तैयार, एक गुच्छा ऐसा बन के तैयार हुआ है, इसको बोलते हैं एयर सैक. क्या बोलते हैं बोल, एयर सैक. और इस एयर सैक के अंदर ये जो एक लोब्यूल दिख रहा है आपको, एक लोब्यूल, इसको बोलते हैं अल्विलस. क्या बोलते बोल, अल्विलस. एक का नाम है अल्विलस, एक से ज्यादा रहेंगे तो अल्विलाई, इसी का प्लूरल हो अल्विलाई. तो ये पूरे को अल्विलाई नहीं बोलते रे, समझ, ये पूरे का नाम क्या है, एयर सैक. इसमें जो एक है अल्विलस, एक से ज्यादा रहेगा तो अल्विलाई. तो इस एयर सैक में बहुत सारे अल्विलाई है, समझा. इस एयर सैक में बहुत सारे क्या है बोल, अल्विलाई है, समझा रहा. और एक ब्रोंकियोल से एक ही एयर सैक नहीं अटैच रहेगा, ये भी समझ. एक ब्रोंकियोल से ऐसा एक से ज्यादा एयर सैक ऐसे अटैच रहेंगे, तभी तो इतने सारे अल्विलाई रहेंगे ना. आपको शायद जानकर हैरानी हो, तुम्हारे एक फेफड़े के अंदर 300 से 350 मिलियन अल्विलाई होते हैं. 350 मिलियन है, 350 मिलियन. ये एक जीरो है, मिलियन मतलब और 6 जीरो लगा. इतने अल्विलस आपके खाली एक फेफड़े में, दोनों के मिला देंगे तो 700 मिलियन, 700 मिलियन. समझा अच्छे से. तो इन सारे ब्रोंकियोल्स के एंड पर आपको ऐसा एयर सैक देखने को मिलेगा जो कि अल्विलाई से बना हुआ है. किससे बना हुआ है बेटा, बोलो, अल्विलाई से बना हुआ है. तो यहां पर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है. बस एक चीज यहां पर अभी और दिखानी बची. सब लोग ध्यान से सुनेंगे हाँ बेटा. और ये जितने भी नाम मैंने अभी लिए ना बेटा, ये सारे नाम अभी चैप्टर में आगे रिपीट होने वाले, तो आपको भूलना नहीं है. जब भी मैं कुछ नाम लेता हूं, मैं बोलता हूँ ब्रोंकियोल्स, मैं बोलता हूँ एयर सैक, मैं बोलता हूँ अल्विलस, तो आपके माइंड में एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ. हो जाएगा ना पक्का, ठीक है. चलो सब लोग बोर्ड पर ध्यान से. बस एक लास्ट चीज यहाँ पर आपकी बची है. ये जो लंग्स के नीचे का हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक डोम शेप का, डोम समझता है, डोम समझता है, गुंबद, गुंबद. एक डोम शेप का मस्कुलर सेप्टम होता है. क्या होता है, मस्कुलर सेप्टम. मस्कुलर मतलब मसल्स का बना हुआ है, बोन या हड्डी बिड्डी का बना नहीं, मसल्स का बना हुआ. और सेप्टम किसको बोलते हैं मालूम, जो किसी दो चीज को बांटे, बीच में कंपार्टमेंट का काम करे. जैसे आप कबाड़ खोलते हो तो ये साइड पे अब्बा के कपड़े, ये साइड पे तुम्हारे कपड़े, तो दोनों को बांटने के लिए बीच में एक पार्टीशन लगा है ना. ऐसी ये चीज का काम जब हमारी बॉडी के अंदर कुछ करता है ना, तो उसको सेप्टम बोलते हैं, जो किसी दो चीज को क्या करेगी, बांटेगी. तो यहां पर एक मस्कुलर सेप्टम होता है ऐसा डोम शेप का. सर इसको सेप्टम क्यों बोल रहे हैं, ये कौन सी दो चीजों को बांटता है आप भी बताया मैं. इसके ऊपर थोरैक्स होता है, इसके नीचे एब्डोमेन होता है. नहीं समझा क्या. यहाँ पर ऐसे एक डोम शेप का सेप्टम होता है, किसको किसको बांट रहा है, इसके ऊपर का पूरा हिस्सा थोरैक्स है और उसके नीचे का पूरा हिस्सा एब्डोमेन है. इस सेप्टम का, इस मस्कुलर सेप्टम का नाम है डायफ्राम. क्या नाम है बोल, डायफ्राम. तो सी ओवर हियर, समवेयर ओवर हियर we have a dome shaped muscular septum called as diaphragm. क्या कहलाता है बेटा बोलिए, इधर हार्ट रहता. दिस इज योर डायफ्राम. ये भी डोम शेप का है. और मसल है, मसल क्या ये, मसल. तो मसल्स के अंदर खास बात होती है, देखें कॉन्ट्रैक्ट, देखें कॉन्ट्रैक्ट. तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, समझा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो और ऊपर नहीं जाता. ये ऐसा है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद खींचने के बाद ऐसा फ्लैट हो जाता है. खींचने के बाद क्या, ऐसा दोनों तरफ से खींचता है ये. और जो ऐसा आपको डोम शेप का दिख रहा है, ये जो ऐसा आपको डोम शेप का दिख रहा है, ये खींचने के बाद ऐसा फ्लैट हो जाता है. क्या हो जाता है बोल, फ्लैट. तो ये जो सेप्टम आपको दिख रहा है, जो कि नॉर्मली डोम शेप का होता है और कॉन्ट्रैक्ट होने पर फ्लैट हो जाता है, क्या बोलते हैं इस सेप्टम को, डायफ्राम. क्या बोलते हैं बोल, डायफ्राम. यहां पर आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम फिनिश होता है. नाउ टेल मी, इज दिस डायग्राम डिफिकल्ट? डिफिकल्ट है क्या डायग्राम? एकदम आसान है. मैंने कैसा वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बनाया, वैसा बना. अभी जितनी चीजें बनाए उसकी लेबलिंग करेंगे, आप लोग बताओगे मेरे को. हाँ, यू गाइस विल टेल मी व्हाट इज दिस. नोज. पहले नोज दिखा रहे, ये क्या है, नाक, नोज.
व्हाट इज दिस? नोस्ट्रिल, इसको एक्सटर्नल नेल्स भी बोलते हैं, अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको। नोस्ट्रिल, ठीक है ना। ये अंदर की कैविटी, नेजल कैविटी भी बोल सकते हो आप, या फिर नेजल चेम्बर भी बोल सकते हो, नेजल चेम्बर। व्हाट इज दिस? माउथ। और उसके अंदर की कैविटी ओरल कैविटी होती है, वो भी आपको पता है ना। ये जो पोर्शन पूरा आपको दिख रहा है, दिस इंटायर पोर्शन, दिस पोर्शन इज योर फेरिंग्स। समझा? फेरिंग्स के बाद ये पीछे का जो ट्यूब है, ये ट्यूब क्या कहलाता है बोल? ईसोफेगस, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन क्या है? लैरिंग्स, दिस इज लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स के ऊपर ये ऊपर फ्लैप एपिग्लॉटिस, और ये ओपनिंग ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, एंड दिस ओपनिंग इज ग्लॉटिस। समझ रहा है? दिस पाइप ट्रैकिया, वेरी गुड, दिस इज ट्रैकिया। ये दोनों बड़े से ऑर्गन्स, लंग्स। तो ये जो है अपना, बोलो राइट या लेफ्ट? लेफ्ट लंग, वेरी गुड, दिस इज लेफ्ट लंग एंड दिस वन इज राइट लंग। इजी, ठीक है ना। अब ये ट्रैकिया आगे जाके दो पार्ट में बढ़ गया, क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकस। सो दीज आर प्राइमरी ब्रोंकस, ये दोनों क्या है बोल? प्राइमरी ब्रोंकस। तो इन दोनों की लेबलिंग यहां करता हूं मैं। राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, करेक्ट है। या दोनों को मिला के क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे बोल? ब्रोंकाई। यस, आगे बढ़ते हैं। अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई किसमें डिवाइड होते हैं? सेकेंडरी ब्रोंका में। तो दीज आर सेकेंडरी ब्रोंकाई, दीज आर टर्शियरी ब्रोंकाई। इतना नहीं दिखाओगे डायग्राम में तो भी चलेगा। ये लास्ट में जो बारीक बारीक दिख रहा है, ये क्या है? ये बारीक बारीक ट्यूब्स, ब्रोंकियोल्स। क्या है वो? ब्रोंकियोल्स। तो जो बारीक बारीक ट्यूब्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दीज आर ब्रोंकियोल्स, करेक्ट है। और ये जो सैक दिख रहे, कौन सी सैक है? ये एयर सैक। किसके बने हुए? ये किसके बने हुए? अल्विलस के ना। तो एक को अल्विलस बोलते हैं, इतने सारे तो क्या कहलाएंगे? अल्विलाई। तो यहाँ पे आप सीधा अल्विलाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोल? अल्विलाई। ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर क्या दिखा रहा है? नहीं, ग्रीन वाला स्ट्रक्चर किसका कट सेक्शन है? वो रिब्स का। किसका कट सेक्शन है बोल? रिब्स का। हाँ, ये बीच में रेड वाला पार्ट क्या दिखा रहा है आपको? इंटर कोस्टल मसल्स, करेक्ट है। एंड दिस लास्ट वन इज डायफ्राम। समझा अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? दिस कंप्लीट्स योर डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कैसे बनाना डायग्राम समझा, ठीक है ना। नाउ सी वन थिंग, डायग्राम बनाते वक्त एक चीज हमेशा नोटिस करने का बेटा, कोई भी दो एरो एक दूसरे को कट नहीं करना चाहिए। ये वो बड़ी मिस्टेक है जो आप लोग डायग्राम बनाते वक्त करते हो। एक का नाम इधर दिखाए, अब दूसरे वाले का नाम तुमको यहाँ लिखना था, इधर से लेके गए, दोनों का एरो ऐसा बीच में कट रहा है ऐसा। नो इंटरसेक्शन इज अलाउड व्हाइल लेबलिंग। लेबलिंग करते वक्त डायग्राम्स के एरोस को इंटरसेक्शन नहीं कराने का। दूसरी चीज अगर आप लोग नोटिस करोगे तो सारे नाम पैरेलल लिखे हुए, देखो सारे नाम कैसे लिखे हुए? पैरेलल। तुम लोग डायग्राम बनाने के बाद नाम कैसे लिखते हो? डांसिंग, डांसिंग लेबलिंग होती है। एक एरो ऐसा जाता है, एक एरो ऐसा जाता है, एक एरो ऐसा जाता है, एक एरो ऐसा है। नाम इधर यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखने का नाम। इससे एक तो डायग्राम खराब होता है, वो समझ में आता है तुमको कितना आता है। कैसा लिखने का लेबलिंग बता? पैरेलल। समझ में आ रहा है? ये सब रिप्रेजेंटेशन का तरीका है डायग्राम का, इससे समझ में आता है आप कितने पानी में हो। तो सीखो जरा इसको। लेबलिंग के नाम कैसे होने चाहिए सारे, देख पैरेलल। तुम लोग नोटिस करो, मैंने अगर एरो को ऐसा टेढ़ा निकाला भी हो तो नाम लिखने से पहले उसको सीधा कर दिया। ये दिख रहा है, यहां से गया एरो, बाद में कैसा हो गया? सीधा। ये टेढ़ा दिख रहा है एरो, लेकिन बाद में से सीधा हो गया। तो सारी लेबलिंग एक दूसरे को क्या है दिख रहा है? कुछ
सारी लेबलिंग एक दूसरे को क्या है, पैरेलल। कोशिश करने का मैक्सिमम जो नेम्स आ रहे हैं वो एक साइड पर आए। हाँ, कुछ नाम है जो उस साइड कवर नहीं हो पा रहे तो दूसरे साइड पर आने का। लाइक इफ यू नोटिस इन दिस डायग्राम, मोस्ट ऑफ द लेबलिंग आई हैव शोन ऑन दिस साइड, दिख रहा है। हाँ, कुछ नाम यहाँ पर नहीं आ पा रहे थे, जगह का नहीं बची थी, तो 3-4 नाम मैंने यहाँ पे भी लिख दिए। समझा अच्छे से? दिस कंप्लीट्स योर डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गन वन बाय वन इन डिटेल। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद नोज। सबसे पहले हम लोग किसको स्टार्ट करेंगे, नोज। नोज के बाद फेरिंग्स, नोज के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ये पूरा ब्रोंकाई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकल सब ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद लंग्स, ब्रोंकाई के बाद लंग्स, लंग्स के बाद अल्विलाई, लंग्स के बाद अल्विलाई, और लास्ट में डायफ्राम। कितने ऑर्गन हुए, कितने ऑर्गन हुए, 8। You have to study these 8 organ one by one. Nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, lungs, alveoli, diaphragm. समझा अच्छे से? अब समझो तुमको क्वेश्चन ऐसा है, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना, एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑर्गन इन डिटेल। फॉलोइंग लिख दिया, क्या लिख दिया, फॉलोइंग। अब उसमें लिखा है नंबर 1 नोज, नंबर 2 ट्रैकिया, नंबर 3 लंग्स और नंबर 4 डायफ्राम। तब क्या करोगे, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना, सबसे पहले क्या करना है आपको, और डायग्राम से पहले क्या लिखा हुआ था, नीट एंड लेबल्ड। तुमको क्या लगता है साफ सुथरा बनाने से क्या ही नहीं, रे मार्क्स रहते हैं उस पर, इसलिए तो वहां लिखा रहता है नीट एंड लेबल्ड। साफ बनाना है थोड़ा और लेबलिंग अच्छे से करनी है, समझा रहे? तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे, उसके बाद आपको जो जो ऑर्गन बोला है, नोज बोला है नोज, ट्रैकिया बोला ट्रैकिया, लंग्स बोला लंग्स, डायफ्राम बोला डायफ्राम, उसको क्या कर दोगे, डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। लेकिन समझ क्वेश्चन ऐसा है, एक्सप्लेन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ अ नीट एंड लेबल डायग्राम। नीट और लेबल डायग्राम की मदद से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लेन करो। आप क्या करोगे, सबसे पहले डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम, नीट और लेबल पूरा अच्छे से डायग्राम बना। अब एक एक करके आपको कितने ऑर्गन समझाने, सारे 8 के 8, क्योंकि पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम समझाना है आपको। भले से किसी ऑर्गन के बारे में आपको सारे पॉइंट्स नहीं लिखने चलेगा, मेन मेन पॉइंट लिख के आगे बढ़ो। नोज 2-3 पॉइंट आगे, समझा रहे अच्छे से। नेक्स्ट फेरिंग्स, उसके बारे में, लैरिंग्स उसके बारे में, सारे ऑर्गन मेंशन करना है। अब आपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का लिखना चालू किया, नोज के बारे में पूरा डिटेल में लिख दिया आधा पेज, फेरिंग्स के बारे में लिख दिए, लैरिंग्स के बारे में लिख दिए, ट्रैकिया के बारे में लिख दिए, देखिए 2 पेज भर गया, खत्म। अभी ना लंग्स लिखा हुआ है उसमें, ना ब्रोंकाई लिखा हुआ है उसमें, ना डायफ्राम लिखा हुआ है उसमें, अल्विलाई के बारे में नहीं है उधर। तो कोई भी टीचर उस पर पूरा मार्क्स देगा क्या, नहीं देगा, मार्क्स काटने ही पड़ेंगे हमको। भले से आपने 2 पेज बहुत अच्छा लिखा है, मेरे को खुद देख के ऐसा लग रहा है कि बच्चे ने कितना अच्छा आंसर लिखा है, बट आई विल हैव टू कट मार्क्स, बिकॉज वहां पे क्वेश्चन क्या था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, सिर्फ 3-4 ऑर्गन के नाम नहीं लिखे थे। तो आप भले से कम कम लिखो, लेकिन लिखना आपको सबके बारे में, अगर पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझाने आए। पर मैं एक बात बताऊं, कम कम छोड़ो, अगर आपको याद है ना तो बच्चा सभी लिखता है, क्योंकि जो चीज याद होती है उसको आपको घरे इसकी फट 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 पूरा लिखो, पूरा चलेगा, लेकिन आपको टाइम का थोड़ा क्या रखना है, ध्यान रखो। ये 4 मार्क्स वाले में आता है ऐसा क्वेश्चन। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है ना, एक्सप्लेन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ अ नीट एंड लेबल डायग्राम, तो कितने मार्क्स के लिए आएगा, 4 मार्क्स के लिए। तो डायग्राम बनाओ, 1-2 पेज पूरा लिखो ऐसा अच्छे से, 8 ऑर्गन के बारे में, जितना याद आ रहा है उतना लिखो, फिर बोलो जितना याद आ रहा है उतना लिखो, लेकिन 8 को मेंशन करो, 8 के बारे में कुछ ना करो। भले से 1 लाइन लिख, डायफ्राम के बारे में कुछ नहीं याद आ रहा है, 1 लाइन याद आ रही है, 1 लाइन लिख, लेकिन लिख। 8 ऑर्गन के बारे में आपको कुछ ना कुछ लिखना है, 8 स्ट्रक्चर्स के बारे में, समझना अच्छे से क्या लो। तो अभी हम लोगों को 1 by 1 8 को पढ़ना है, इज इट वेरी मच क्लियर? बट फर्स्ट यू विल हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। जल्दी से बनाएंगे, बड़ा डायग्राम बनाएंगे, पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, साफ सुथरा बनाएंगे। अगर किसी के फेफड़े मेरे को बादल की तरह दिखे, कोई बादल की तरह फेफड़े बना रहा है, पेड़ पौधे की तरह फेफड़े बना रहा है, ऐसा बड़े बड़े, है ना, एक फेफड़ा ऐसा सीधा खड़ा है, एक फेफड़ा ऐसा ब्रेक डांस कर रहा है, ऐसे फेफड़े, ऐसे फेफड़े, स्मोकिंग वाले, कैंसरस फेफड़े, हेल्दी फेफड़े बनाने। कैसे फेफड़े बनाने बोलो, हेल्दी फेफड़े बनाने। हाँ, सबको अपना अपना फेफड़ा बनाना है, गुड, चलो बनाओ। और उधर उसने डायग्राम में बाइसेप, ट्राइसेप, आर्म्स, शोल्डर सब दिखाया है, वो सब दिखाने की जरूरत नहीं, इतना बनाओ काफी है, ठीक है।
पेन्स डाउन, स्टॉप राइटिंग, सब बोर्ड पर देखेंगे। डायग्राम नहीं मिट रहा है बाद में आराम से बना लेना, कुछ और भी डायग्राम्स में बनाने जा रहा हूँ वो भी ऐड कर लेना। अच्छा, आप जितने भी डायग्राम में बनाने जा रहे हो ना, ये सब आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, या एक आध मिलेगा, एक आध नहीं मिलेगा, लेकिन ये सारे डायग्राम आप लोग बना के लोगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है वो, समझा रहे। तो एक एक ऑर्गन को वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑर्गन जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज नोज। तो नोज ये अपने फेस पर, ये सामने की तरफ का स्ट्रक्चर है। इसके एंड पर, इसकी एंट्री पर दो ओपनिंग देखने को मिलती है अपने को। क्या कहलाती है दोनों ओपनिंग? नॉस्ट्रिल्स, या फिर इनको एक्सटर्नल नेल्स भी कहते हैं। और क्या कहते हैं बोल? एक्सटर्नल नेल्स। इधर ध्यान से देख, लाइक इफ आई ड्रॉ द नोज, वो शिनचैन कार्टून में मोटर रहता देख, उसकी नाक बना रहा हूं मैं। हाँ ठीक है। तो अगर हम लोग क्या नाम है उसका? भो, गुड नेम। आप डायग्राम में अभी कुछ चीजें मेरे को एक्सप्लेन करना है, इसीलिए थोड़ा ऐसा बना रहा हूं। यदि these openings are, tell me, these openings are nostrils, or else you can also call them external nares। और क्या बोलते हैं इनको? बोल, एक्सटर्नल नेल्स। ये अंदर का पूरा चेंबर क्या है? देख, ये पूरा चेंबर क्या है? बोलो, नेजल चेंबर। ये क्या है? नेजल चेंबर। और क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? नेजल कैविटी भी बोल सकते हैं। अब अगर आप लोग नोटिस करोगे तो दोनों नेजल चेंबर के बीच में यहाँ पे अपने को एक कार्टिलेज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कार्टिलेज। ये देखिए वाला कार्टिलेज। बहुत सारे लोग इसको भी पियर्सिंग कराते हैं, यहाँ बीच में ऐसा बाली पहनने को। तो ये बीच में कार्टिलेज दिख रहा है, खाली इधर फ्रंट पे नहीं, यहाँ पीछे तक है, उंगली डाल के आप फील कर सकते हो उसको। तो ये जो बीच का कार्टिलेज है, जो दोनों चेंबर को पार्टीशन कर रहा है, बांट रहा है, इस कार्टिलेज को बोलते हैं मेसेंथमोइड कार्टिलेज। क्या बोलते बोल? मेसेंथमोइड कार्टिलेज। देखो उधर आपको बोल्ड करके दिया उसने, मिला मेसेंथमोइड कार्टिलेज। तो सी बोर्ड पर देखेंगे सब लोग, दिस कार्टिलेज इज मेसेंथमोइड कार्टिलेज। समझा अच्छे से? तो दीज आर एक्सटर्नल नेल्स, अंदर का चेंबर, नेजल चेंबर, दोनों चेंबर को एक कार्टिलेज के जरिए बांटा गया है, सेपरेट किया गया है। क्या नाम है उस कार्टिलेज का? मेसेंथमोइड कार्टिलेज। ये सब नाम कभी कभी 1 मार्क्स में आता है, ठीक है ना। द कार्टिलेज सेपरेटिंग द टू नेजल चेंबर इज कॉल्ड मेसेंथमोइड कार्टिलेज। तो ये सब याद रखने का, समझ रहे? अब आपके नोज के अंदर का जो पूरा नेजल चेंबर है ना, ये पूरा चेंबर, इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में बांटा गया? 3। तो एक साइड की नोज को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, देख ऐसा। ये मेसेंथमोइड कार्टिलेज, इस साइड ये मेसेंथमोइड कार्टिलेज, ये एक्सटर्नल नेल्स या फिर नोस्ट्रिल्स, और ये पूरा अंदर नेजल चेंबर है। तो नेजल चेंबर को 3 पार्ट में बांटा गया। सबसे बाहर का जो हिस्सा है, प्रॉक्सिमल वन, जो नोस्ट्रिल्स के जस्ट पीछे है, इस हिस्से को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते बोल? वेस्टिब्यूल। ये सबसे पहला हिस्सा हमारा कहलाता है वेस्टिब्यूल। इस हिस्से की खास बात होती है कि इसके अंदर जो स्किन होती है ना, इसमें बारीक बारीक हेयर्स होते हैं। देखियो, इसमें हेयर्स होते हैं। कभी कभी ये हेयर्स ओवर ग्रो करके बाहर आ जाते हैं, तो उसको चीचा लोग काटते बैठते। देखो सर, इधर क्या काम है? जबरदस्ती यहाँ पे भी वाल देके, बहुत काम का है वो बाल। जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो जाहिर सी बात है, अब इधर बाहर कोई सेंसर तो लगा नहीं है कि खाली ऑक्सीजन अंदर जाएगा बाकी सब बाहर रहो। ऑक्सीजन हवा में मिक्स है, तो जब हम लोग अंदर सांस लेते हैं तो पूरी हवा अंदर जा रही होती है। अब हवा में ऑक्सीजन है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल है, धूल मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल है। तो जब ये हवा नाक से अंदर जा रही होती है ना बेटा, तो जो हेयर है, हेयर ये क्या कहता है ना, बारीक बारीक डस्ट पार्टिकल्स को ना अपने अंदर ट्रैप कर लेते, फंसा लेते अपने अंदर, समझ रहे? ताकि हवा थोड़ी फिल्टर होकर के आगे जाए। यानी ये फिल्टर का काम करता है। किसका काम करता है बोल? तो जो नाक के शुरुआती हिस्से में हमको हेयर दिए गए, बाल दिए गए, दीज आर सपोज टू बी डूइंग द वर्क ऑफ अ फिल्टर। रहेंगे तो अच्छा है, जितने ज्यादा रहेंगे उतना अच्छा है, हवा उतना फिल्टर होकर अंदर जाएगी। समझ में आ रहा है अच्छे से क्या बोलो? इज इट वेरी मच क्लियर? और ये पहला पोर्शन क्या कहलाता है बोल? वेस्टिब्यूल। आपने अगर नोटिस किए रहेंगे तो यही जब यहाँ पे डस्ट पार्टिकल जमा हो जाता है ज्यादा, तो उसको अपने को फिर मेहनत करके बाहर निकालना पड़ता है।
कड़क कड़क ऐसा जमा हो जाता है ना। कभी कभी नोटिस करना, अगर कहीं पे धूल मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ रही है और आप में इतनी अच्छी आदत नहीं कि आप मुंह पे ऐसा रुमाल रख लो, अच्छी आदतें होती है तो कितना वो शाड़ा बन रहा है या मुंह पे रुमाल, अच्छी बात होती है यार। डस्ट पार्टिकल है वो जबरदस्ती आपके फेफड़ों में जाके बैठ रहा है, ठीक है ना, उससे भी बीमारियां होती है। हम लोग पढ़ेंगे आगे, आगे है डिसऑर्डर्स। ज्यादा डस्ट पार्टिकल इनहेल करने से भी बीमारी होती है, समझा अच्छे से। तो अगर कोई धूल मिट्टी वाली जगह पे है और आपने ऐसा अपने नाक को बंद नहीं किया है, तो जब वहां से थोड़ी देर बाद आप निकलोगे ना, तो ये पूरा अंदर आपको ऐसा जमा हुआ डस्ट मिलेगा, उसको निकालना पड़ेगा। इस सारे डस्ट को पकड़ के रखने का, ट्रैप करने का, आगे जाने से रोकने का काम कौन करता है बोल? ये हेयर्स। दे वर्क एज अ फिल्टर। ये यहाँ पर ये कैसा काम करते हैं? फिल्टर की तरह। और ये जो पहला पोर्शन आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। इसके जस्ट पीछे आता है दूसरा वाला हिस्सा नाक का, ये सेकेंड वन। ये वाला पोर्शन कहलाता है रेस्पिरेटरी पार्ट। क्या कहलाता है बोल? रेस्पिरेटरी पार्ट, या इसको कंडीशनर पार्ट भी बोल। और क्या बोलते हैं इसको बोल? कंडीशनर। नाक के अंदर कंडीशनर, इसको कंडीशन करेगा ना। वेस्टिब्यूल के अंदर जो हेयर है उसको कंडीशनर करेगा। अब जरा ध्यान से सुनो, इसकी खास बात क्या है? इसमें आपको हेयर देखने नहीं मिलेंगे, बट दिस पार्ट इज हाईली वेस्कुलर। कैसा ये? वेस्कुलर याद है, बताया था। कब आता है वेस्कुलर वर्ड? जब कहीं पर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स हो, खून की नसें हो। तो इस वाले पोर्शन की जो स्किन है, जो लाइनिंग है, उसमें बारीक बारीक खून की पतली पतली नसें, कैपिलरी होती है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, समझ रहे? तो दिस पार्ट इज हाईली वेस्कुलर। यहाँ पे आपको लाइनिंग में खून की नसें देखने को मिलेगी, वेस्कुलर पार्ट। नाक से खून आता है कभी कभी, देख, नाक से कभी कभी खून आता है ना, तो वो यहाँ से ऐसा बन के नहीं आता। यही वेस्कुलर पार्ट में जो कैपिलरीज है वो रप्चर होती है तो खून बाहर फेंकती है। समझ में आ रहा है अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? कैपिलरीज बहुत पतली होती है, उनको रप्चर करना बड़ा आसान होता है। तो अगर मैं आपके नाक पे बहुत तेज मार दूं तो भी वो रप्चर हो जाएगी। समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए ध्यान से देखिए, काम क्या है सर इसका? ये हेयर का काम समझ में आया। वो फिल्टर कर रहा है, ट्रैप कर रहा है एयर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल वगैरह को, एयर को फिल्टर कर रहा है, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर रहा है। इधर ब्लड वेसल का क्या काम है? तो ये ब्लड वेसल आगे जाने वाली हवा को थोड़ा सा मॉइस्चर देता है उसको, और वार्म करता है, गर्म करता है थोड़ा, क्योंकि अपना जो ब्लड है इसका टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है ना। तो यहाँ पर इतना ज्यादा ब्लड वेसल है, तो जब हवा यहाँ से पास हो रही होती है ना, तो इस ब्लड वेसल की वजह से ये थोड़ी बहुत मॉइस्ट हो जाती है और कैसे हो जाती है? वार्म हो जाती है। इसीलिए तो इसको कंडीशनर बोले। वो कंडीशन में ला रहा है एयर को। कैसे ला रहा है बोल? कंडीशन। आपने बाहर से कैसी हवा सांस लेकर के अंदर गए हो, समंदर किनारे खड़े रहोगे तो वहां की हवा में ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर ज्यादा रहेगा। सूखे जगह पर रहोगे तो ह्यूमिडिटी कम रहेगी। ठंडी हवा लेके जा रहे अंदर गर्म हवा, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो सेकंड पार्ट है ये कंडीशन में लेके आएगा एयर को, समझ रहा है? उसको मॉइस्ट करेगा और वार्म करेगा, समझा? अब आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। तो भाई नाक का एक ही काम तो है नहीं कि खाली हवा अंदर लेके जाओ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम हम लोग नाक के जरिए करते हैं। क्या? स्मेल, खुशबू और बदबू, इसमें फर्क करते हैं, है कि नहीं? तो जो सेंस ऑफ स्मेल होता है, आपको पता होना चाहिए हमारे पास टोटल 5 सेंसेस है ना। वी हैव 5 सेंसेस। कौन कौन से? देखना, ये पहला सेंस है, इसको बोलते हैं सेंस ऑफ विजन। तो बोल सेंस ऑफ विजन। या बायोलॉजी में इसके लिए वर्ड यूज होता है ऑप्टिक, ऑप्टिक सेंस। ऑप्टिक मतलब देखने का सेंस। सुनना, हियरिंग का सेंस, सेंस ऑफ हियरिंग, है ना। टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट। इसके जो स्ट्रक्चर है वो कहां पर होते हैं? टंग पर, सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट बर्ड पढ़े ना, ठीक है ना। सेंस ऑफ टच, पूरी स्किन पे, सेंस ऑफ टच। और सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने का सेंस। तो इसके लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल है वो कहाँ है? अपने पास नाक के अंदर, है कि नहीं? सूंघने के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल है कहाँ पर है? अपने पास नाक के अंदर। आप हाथ के जरिए सूंघ सकते हो क्या किसी चीज को? बोले मेरे स्किन के अंदर स्मेलिंग के सेंस नहीं, नाक के अंदर। हाँ। क्या बोलते हैं इन सेल्स को? ऑल्फैक्टरी सेल्स। क्या बोलते बोल? ऑल्फैक्टरी, ऑयल नहीं है, ऑल्फैक्टरी। तो बेटा सुनो, ऑल्फैक्टरी सेंस का मतलब होता है स्मेलिंग, सेंस ऑफ स्मेल। इसीलिए जो तीसरा वाला चेंबर है ना, इसमें ये ऑल्फैक्टरी सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? ऑल्फैक्टरी सेल्स, या इनको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर भी बोलते हैं। और क्या बोलते बोल? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऐसा यहाँ पे कुछ सेल्स रहेंगे, इतने बड़े बड़े नहीं रहेंगे, जाहिर सी बात है, मैं बस दिखाने के लिए बता रहा हूं। ऐसा कुछ सेल्स रहेंगे, इन सेल्स से जो न्यूरॉन निकलेंगे, न्यूरॉन यानी न्यूरॉन, अजबी खुलियात न्यूरॉन,
11th में पढ़े होंगे आपने, 12th में भी पढ़ाऊंगा मैं रिटर्न से। यहाँ से जो न्यूरॉन निकलते हैं नाक के ऐसा पीछे से होते हुए ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन के उस हिस्से में जो सूंघने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो रिसेप्टर सेल्स है ना, ये जो सेल्स है इनको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, या फिर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम भी बोलते हैं इसको, सेंसरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। यही वजह है कि ये जो तीसरा वाला पार्ट है ना, इसको ऑल्फैक्टरी पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? ऑल्फैक्टरी पार्ट। तो जब ज्यादा सर्दी वगैरह होती है तो यहाँ पे देख म्यूकस जम जाता है, म्यूकस जमता है ना इधर, म्यूकस नीटा सेमुड म्यूकस यहाँ पर जम जाता है। तो देख अपने को खाने का स्मेल वगैरह नहीं मिलता है। देखियो ज्यादा सर्दी होती है, यहाँ पर जब म्यूकस जम जाता है ऊपर, तो खाने की खुशबू कैसी है, अपने को कुछ भी स्मेल मिलता है क्या? नहीं मिलता है। और कोई ज्यादा अच्छी खुशबू बन बिरयानी की खुशबू आ रही भाई, अरे भाई मेरे को सर्दी है छोड़ जाने, क्योंकि जो सेंस ऑफ स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी सेल रिस्पॉन्सिबल है वो अपने इस वाले पोर्शन में होते हैं तीसरे। क्या कहलाता है ये पार्ट बोल? ऑल्फैक्टरी पार्ट। तो अपने पूरे नाक को हम लोग कितने पार्ट में बांट सकते हैं? 3 पार्ट। कौन कौन सा? वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी पार्ट या फिर कंडीशनर, एंड ऑल्फैक्टरी पार्ट, सेंसरी पार्ट। वेस्टिब्यूल में हेयर है डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने के लिए। कंडीशनर वाले पार्ट जो है वो हाईली वेस्कुलर है, ब्लड वेसल्स है वहां पर जो हवा को मॉइस्ट करते हैं और उसको वार्म करते हैं। और तीसरा जो पार्ट है ऑल्फैक्टरी पार्ट, इसमें ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है जो सेंस ऑफ स्मेल में हेल्प करते हैं। समझा अच्छे से? यहाँ पर आपका नोज फिनिश हो गया। देखो नोज के बारे में यही सब दिया हुआ है आपको, मिल गया बेटा। अब इधर एक चीज है थोड़ा सा टॉपिक से हटके, किसी किसी को ना ये जो नोज है ना इसमें डिफॉर्मिटी रहती है, मतलब इसका जो कार्टिलेज है ये बराबर पैदाइशी बना हुआ नहीं रहता है। जैसे किसी किसी की नाक ऐसी टेढ़ी रहती है, देख ऐसा बाकायदा ऐसा टेढ़ी हो जाती है, ऐसा नाक सामने से पैदाइशी रहती है। किसी किसी की बहुत चपटी होती है, बहुत ज्यादा ही चपटी होती है। तो ऐसे लोगों को ना ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग करने में दिक्कत आती है। समझ अंदर का मेसेंकिमल कार्टिलेज है बढ़ गया, ऐसा बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो हवा बराबर अंदर पास ही नहीं हो पा रही, तो उनको जब ज्यादा सांस लेना होता है ना तो उनकी सांस फूलने लगती है। तो ऐसे सब टाइम पे ना नोज करेक्ट करानी पड़ती है, नाक को करेक्ट कराना पड़ता है। इसको आम भाषा में नोज जॉब कहते हैं, नोज जॉब। बायोलॉजी की लैंग्वेज में इस सर्जरी का नाम है। इस सर्जरी में क्या किया जाता है? नोज को करेक्ट किया जाता है, एक्स्ट्रा हड्डी एक्स्ट्रा कार्टिलेज को निकाला जाता है, एक्स्ट्रा मसल्स को निकाला जाता है, नोज को शेप में लाया जाता है। इस सर्जरी का जो बायोलॉजिकल नाम है, मेडिकल के टर्म्स में नाम है, उसको बोलते हैं राइनोप्लास्टी। क्या बोलते हैं बोल? राइनोप्लास्टी। ये नाम सुना आपने? ये प्लास्टिक सर्जरी में आती है। प्लास्टिक सर्जरी बोलो या कॉस्मेटिक सर्जरी बोलो, किसको बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी? प्लास्टिक सर्जरी किसको बोलते हैं? प्लास्टिक लगा देते हैं, सर पिक्चर में दिखाते ना सलमान खान अजय देवगन बन जाते। 2 टाइप की सर्जरी होती है। एक सर्जरी होती है जो रिक्वायर्ड है, अब किसी का एक हाथ नस अंदर की ट्यूब फट गई तो उसको उधर सर्जरी नहीं करेंगे तो मर जाएगा। बोन खिसक गई है, उसको सर्जरी नहीं करेंगे तो चल नहीं पाएगा, हाथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सब रिक्वायर्ड सर्जरी है ना। ये जिंदा रहने के लिए या अच्छे से जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी होती है, ये सब नॉर्मल सर्जरी होती है। कुछ सर्जरी होती है जो आप नहीं कराओगे तो भी जी लोगे, आपकी जिंदगी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप देखने में अच्छे नहीं लगोगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। समझा रहे? तो ऐसे सब करेक्शन के लिए जो सर्जरीज होती है ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, लुक्स को बिल्ड करने के लिए, इन सर्जरीज को कॉस्मेटिक सर्जरीज कहते हैं। कॉस्मेटिक समझ में आता है ना, लाली पाउडर, क्या बोलते हैं इन सर्जरीज को? कॉस्मेटिक सर्जरीज, या फिर इसी को प्लास्टिक सर्जरी भी बोलते हैं। इसके सर्जन अलग होते हैं, उनको प्लास्टिक सर्जन कहते हैं या उनको कॉस्मेटिक सर्जन कहते हैं। एक होता है जनरल सर्जन, जो अपने यहाँ हॉस्पिटल में बैठते हैं ना, पेट में कुछ हो गया उसकी सर्जरी कर रहे हैं, हाथ में कुछ हो गया उसकी सर्जरी कर रहे हैं, यहाँ से ट्यूमर निकाल रहे हैं, यहाँ से कोई गांठ निकाल रहे हैं, ऐसा है ना। तो ये नॉर्मल सर्जन होते हैं जिनको जनरल सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल सर्जन। अब इनके पास जाके तुम बोलोगे मेरी राइनोप्लास्टी कर दो, तो मार के भगेंगे, क्योंकि वो उनका काम नहीं है। कॉस्मेटिक सर्जरीज को कौन करता है बोल? कॉस्मेटिक सर्जन करता है, या उनको कॉस्मेटिक सर्जन बोलते हैं या फिर उनको प्लास्टिक सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? प्लास्टिक सर्जन। तो ये जो राइनोप्लास्टी होता है ये प्लास्टिक सर्जरी के अंदर ही आता है। बहुत सारे लोग इसको मजबूरी में भी कराते हैं क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उनको नाक सही करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे लोग, स्पेशली ये सेलिब्रिटीज, मॉडल्स, ये लोग इसको लुक्स के लिए कराते हैं। देखो नाक अगर किसी की मोटी ऐसा सामने से तो उसको ऐसा पतली कराना, लंबी कराना, ऐसा खड़ी नाक तोते की तरह, तो क्या कराते लोग बोल? राइनोप्लास्टी। सब दिख के तो नहीं आते, तो सर्जरी को उतना ध्यान से किया जाता है ना। किसी किसी को बहुत सारा यहाँ पे फैट वगैरह डिपॉजिट होता है तो वो लोग फैट वगैरह बाहर निकालते हैं, लिपोसेक्शन करा के फैट्स को बाहर निकालते हैं, बॉडी को शेप में लेकर के आते हैं। ये सारी सर्जरीज क्या कहलाती है बोल? प्लास्टिक सर्जरी या फिर
कॉस्मेटिक सर्जरी। तो राइनोप्लास्टी भी उसी का एक पार्ट है। इसको जनरल सर्जन नहीं करता है, इसको कौन से सर्जन करते हैं? कॉस्मेटिक सर्जन करते हैं। समझे अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? खैर ये नोज से रिलेटेड था इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ये आपको पेपर में लिख के आने की जरूरत नहीं है। द सेलिब्रिटीज डू राइनोप्लास्टी, नोज जॉब, करेक्टिंग देयर नोज, लुकिंग गुड, वेरी गुड, लाइक आयशा ताकिया। गोटा गोटा आंसर बड़ा नहीं करने का, आंसर में सिर्फ इतना लिखने का। ये थोड़ा टॉपिक से रिलेटेड था तो समझा दिया। समझा? यहाँ पर नोज हो जाता है। नोज के बाद सेकेंड ऑर्गन कौन सा था? फेरिंग्स। नोज के बाद सेकेंड ऑर्गन कौन सा था? फेरिंग। तो इधर ध्यान से देख, नाक के पीछे वाले हिस्से में जहां पर एयर पैसेज और फूड पैसेज मिल जाता है, इस पैसेज को हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। अब जो फेरिंग्स होता है ना बेटा, इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया। फेरिंग्स को भी कितने पार्ट में बांटा गया? बोल 3 पार्ट। क्या है सर ये 3 पार्ट? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स। क्या क्या बोला बोल मैंने? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स। इधर बोर्ड पे ध्यान से देख, तो जो फेरिंग्स होता है, जो फेरिंग्स होता है इसको हमने 3 पार्ट में बांट रखा है। बोलो क्या क्या नाम है इन तीनों पार्ट के? जल्दी बताओ। नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, बात नहीं बेटा बात नहीं, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। अब ये तीनों क्या भला का नाम है सर? एकदम सिंपल है, बोर्ड पर जरा ध्यान से देख। ये नेजल चेंबर के पीछे का ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको? ये वाला पोर्शन दिख रहा है? दिस इज योर नेजोफेरिंग्स। ये क्या बोल? नेजोफेरिंग्स। इधर फूड का कुछ भी लेना देना है क्या? यहाँ से सिर्फ हवा आएगी, देख फूड इधर से जाएगा ना, समझ में आ रहा है अच्छे से? तो ये आपका नेजोफेरिंग्स है। कौन सा फेरिंग्स है? बोल नेजोफेरिंग्स। समझ में आ रहा है अच्छे से? ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन जो कॉमन है हवा के लिए भी और फूड के लिए भी, दोनों के लिए कॉमन, यहाँ से हवा भी पास होगी, यहाँ से फूड भी पास होगा, इसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। इसको क्या बोलते हैं? बोल ओरोफेरिंग्स। और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है जो लेरिंग्स के जस्ट ऊपर है, लेरिंग्स के जस्ट ऊपर, इसको बोलते हैं लेरिंजियोफेरिंग्स। इसके बाद लेरिंग्स ही आ रहा है ना, इसीलिए उसका नाम क्या है? बोल लेरिंजियोफेरिंग्स। समझ रहे? तो जब आप फेरिंग्स को देखोगे तो जो नोज वाला पार्ट है, यहां बनाते जो नेजल चेंबर का पार्ट है ऊपर का, उसको नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। जो ओरल कैविटी के आगे का पार्ट है जिसमें हवा और फूड दोनों कंबाइन होने वाला है, इसको ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। और जिस हिस्से के बाद अपना लेरिंग्स चालू होता है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? बोल लेरिंजियोफेरिंग्स। वाला पोर्शन क्या कहलाता है? लेरिंजियोफेरिंग्स। तो नेजल चेंबर के पास वाला ये जो पोर्शन है, ये तुम्हारा नेजोफेरिंग्स है। ये क्या है? बोल नेजोफेरिंग्स। ओरल कैविटी और नेजल कैविटी जब आगे मिल जाती है, कॉमन पैसेज, दिस इज योर ओरोफेरिंग्स। और ये लेरिंग्स के ऊपर वाला तुम्हारा लेरिंजियोफेरिंग्स। समझ रहे? अब एक बात जरा ध्यान से सुना, ये नेजल चेंबर दिख रहा है, ये ओरल चेंबर दिख रहा है। तो देखिए नेजल कैविटी है ना, ये नेजल कैविटी, ये ओरल कैविटी, ये नेजोफेरिंग्स, ये ओरोफेरिंग्स। तो अगर आप लोग नोटिस करोगे तो नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स के बीच में देखिए एक पार्टीशन दिख रहा है, आपको दिख रहा है? ये पार्टीशन, ये एक बोन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? बोल बोन का। ये वाली बोन, ऊपर की बोन, ताड़ू बोलते ना, ताड़ू, ये वाली, इस बोन का नाम है पैलेट बोन। क्या नाम है? बोल पैलेट बोन। दिस इज नोन एज पैलेट बोन। समझा रहे? तो ये जो नेजोफेरिंग्स, ये नेजोफेरिंग्स है, देख मेरा हाथ देख, इधर उंगली देख, ये कौन सा फेरिंग्स है? नेजोफेरिंग्स। ये कौन सा फेरिंग्स है? ओरोफेरिंग्स। इन दोनों के बीच में जो पार्टीशन दिख रहा है आपको, कौन सी बोन का हिस्सा है? पैलेट बोन। तो अपनी जो पैलेट बोन होती है, ये नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स के बीच में होती है। अब जरा एक चीज नोटिस करना, पैलेट बोन का शुरुआत का जो हिस्सा होता है, ये टफ होता है, उंगली लगा के देखोगे तो। लेकिन पीछे का जो हिस्सा होता है सॉफ्ट होता है, काफी नर्म होता है। छींचा क्या करी? हाथ डाल के देखो सब लोग, हाथ डाल के देखो, रुमाल है ना, ऐसा पोंछ लेना। ये वाला पोर्शन सॉफ्ट होता है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। क्या बोलते हैं? बोल सॉफ्ट पैलेट। तो आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं, लेकिन आप याद रखो, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स के बीच में हार्ड पैलेट नहीं है। हाँ, ये नहीं है, पीछे का जो सॉफ्ट पैलेट है ना वो। और यही सॉफ्ट पैलेट आगे जाकर के, इधर ध्यान से देख, ये दोनों साइड का सॉफ्ट पैलेट है, ऐसा ऐसा अपने को ऐसा आ, तो ये पीछे का सॉफ्ट पैलेट है। यही सॉफ्ट पैलेट पीछे जाता है ना, पीछे की तरफ जब जाता है तो ऐसा बाहर की तरफ ऐसा निकल के आता है, आकर के बीचों बीच में ऐसा एक घंटी जैसा लटकते दिखता है। ये सॉफ्ट पैलेट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? बोल सॉफ्ट पैलेट का हिस्सा है। इसको बोलते हैं
यूल्वा, ठीक है ना। काम क्या है सर इसका, इसका काम क्या है सर, इधर ध्यान से सुन। अपन जब खाना खाते ना, अपन जब खाना खाते ना, तो ये जो ऐसा लटक रहा है ना, यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट का हिस्सा ऐसा लटक रहा है, तो अपन जो खाना खाते हैं ना, तो जब ये खाना इससे लड़ता है ना, तो ये ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, तो ये प्रिवेंट करता है फूड को नेजल कैविटी में जाने से। नहीं समझा, नहीं समझा, ऐसा पीछे लटक रहा है, इसके जस्ट ऊपर नेजोफेरिंक्स है, इसके जस्ट पीछे ओरोफेरिंक्स है, खाना आया इससे लड़ा। अब आप सोचोगे पैलेट बोन इतना बाहर निकल के आई क्यों, वही रीजन बता रहा हूं। ये खाना आया इससे लड़ा, ये ऐसा टेढ़ा हो गया, तो खाना किधर जाएगा, नीचे, ऊपर नेजल चेंबर में नहीं जाएगा। अगर ये नहीं होता तो खाना खाते खाते अगर मुंडी ऐसा करते तो नाक से बाहर आता, पानी अभी भी आ जाता है कभी कभी, है कि नहीं। खाना आता है क्या रिटर्न, नहीं, जो ज्यादा हरकत करोगे तो आता है एक आध चावल का पीस। तो फूड की एंट्री, समझा, फूड की एंट्री ऊपर की तरफ नेजल चेंबर में ना हो जाए, इसलिए पीछे ऐसा लटकते रहते। इसका एक काम और है, ये सलाइवा भी प्रोड्यूस करते हैं, थूक। आपका जो थ्रोट है, फेरिंग्स का पिछला हिस्सा, उसमें कंटिन्यू सलाइवा बनते रहते, देख जिसको हम लोग निकलते हैं ऐसा, है ना। तो वो सलाइवा यही बनाता है, इसमें सिक्रेटरी ग्लैंड भी होते हैं जो सलाइवा बनाते हैं, समझा। तो इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं। अच्छा इधर ध्यान से सुन, बहुत सारे बच्चे ना इसको टॉन्सिल समझते हैं, यही टॉन्सिल है, नहीं। आप जब माउथ के हिस्से को देखोगे, पीछे का हिस्सा, तो यहां पर ऐसे ही ऐसे लटक रहा है इधर, ठीक है ना। इसके बाजू में यहाँ पर दो स्ट्रक्चर ऐसा ऑर्गन पाया जाता है, वो टॉन्सिल होता है। बाजू में इधर साइड में टॉन्सिल अपने पास टोटल 4 पेयर है। कितने हैं, 4। जबान है, जबान का जो पिछला हिस्सा है ना, उसके नीचे एक टॉन्सिल इधर, एक टॉन्सिल इधर, 2 हो गए। 2 इसके आजू बाजू में, 2 इसके साइड में, और एक यूस्टाशियन ट्यूब के पास होता है। यूस्टाशियन ट्यूब क्या होता है आगे समझेगा। टोटल कितने टॉन्सिल अपने पास, 4। कितने टॉन्सिल से बोल, 4। तो बहुत से बच्चे इसको टॉन्सिल समझते हैं, ये टॉन्सिल नहीं है। जब आपको टॉन्सिल का इन्फेक्शन होता है ना, टॉन्सिल बड़े हो जाते हैं, तो आप जब मुंह खोल के आ करके देखोगे ना, तो जो बीच में लटक रहा है ना, इसके बाजू बाजू में 2 स्वोलन ऑर्गन दिखेंगे आपको, सूजे हुए ऑर्गन दिखेंगे, वो क्या रहते हैं, टॉन्सिल रहते हैं। तब कुछ खाया नहीं जाता है, बोलने में तकलीफ होती है, दर्द होता है मजबूत, मन करता है कुछ रख के ऐसा अंदर दबा दूं उसको, है कि नहीं। उससे कुछ नहीं होने वाला, दबा के कुछ नहीं होने वाला। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, एंटीबायोटिक खाओ, वो सही हो जाएगा अपने आप। तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक देते खाने के लिए, और क्रीम्स वगैरह देते हैं वहां पे लगाने, ताकि बैक्टीरिया किल हो जाए। समझ में आ रहा अच्छे से। तो प्लीज व्हेन आई से टॉन्सिल, यू डोंट हैव टू इमेजिन दिस इज नॉट एट ऑल टॉन्सिल। ये सॉफ्ट पैलेट का हिस्सा है, काम क्या है उसका वो बता दिया मैंने आपको, समझ। साइड में इधर होते हैं टॉन्सिल्स, और कितने टॉन्सिल्स होते हैं अपने पास, 4। तो इधर ध्यान से देख, फिर से फेरिंग्स को पढ़ते, कितने हिस्से फेरिंग्स के, 3। नेजल चेंबर के पीछे वाला हिस्सा नेजोफेरिंक्स, ओरल कैविटी के पीछे वाला हिस्सा जहां पर एयर और फूड कॉमन पैसेज मिलता है, ओरोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स ओरोफेरिंक्स के बीच में पैलेट बोन। ओरोफेरिंक्स के जस्ट नीचे वाला हिस्सा जहां से लेरिंग्स चालू होता है, वो कौन सा है, लेरिंजोफेरिंक्स। समझ में आ रहा है। फेरिंग्स, अगर ओरल कैविटी से आप देखोगे तो फेरिंग्स के स्टार्ट में अपने को कुछ ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। क्या नाम है उन ऑर्गन्स के, टॉन्सिल्स। क्या नाम है बोल, टॉन्सिल। सर ये करते क्या है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। अब सर ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। ये चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। उसमें मैं समझाऊंगा लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। तो टेक्स्ट बुक देखो, फेरिंग्स हेडिंग मिली आपको, उसमें उसने नेजोफेरिंग्स को समझाया है, ओरोफेरिंग्स को समझाया है। देखो ओरोफेरिंग्स के आगे उसने ब्रैकेट में लिखा भी है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, मिला। उसके बाद उसने लेरिंजोफेरिंग्स बताया, फिर पैलेट बोन के बारे में बताया उसके नीचे वाली लाइन में, और लास्ट में किसके बारे में बताया, देख, टॉन्सिल। तो फेरिंग्स के बारे में आपको एटलीस्ट इतना तो लिखना पड़ेगा। 2 ऑर्गन हो गए, कौन कौन से, नोज हो गया और फेरिंग्स हो गया। अभी किसकी बारी, लैरिंग्स। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, बोलो, लैरिंग्स। लैरिंग्स को और क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, वॉइस बॉक्स। क्या बोलते बोल, वॉइस बॉक्स। तो अभी हम लोग लैरिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। लैरिंग्स विच इज ऑल्सो नोन एज, सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे बेटा, लैरिंग्स जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं बोल, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये लेरिंजोफेरिंक्स के जस्ट नीचे होता है और ट्रैकिया के जस्ट ऊपर। लेरिंजोफेरिंक्स के जस्ट नीचे, ट्रैकिया के जस्ट ऊपर। यहाँ पे ना, यहाँ पे इधर अपने एक बोन होती है, हायोइड बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हायोइड बोन। वहीं से चालू होता है आपका, इधर 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 ऐसा शी शेप की रहती है यहाँ पे, समझा ना। यहाँ पे इधर ही से आपका लेरिंग्स चालू होता है यहाँ पे। अब आपको ऐसा फील नहीं होगा, देखने का तो गूगल पे हायोइड बोन टाइप करना, आपको खोपड़ी के नीचे यहाँ पे एक बोन दिखेगी। क्या बोलते हैं उस बोन को, बोल, हायोइड बोन। इसी बोन से आपका लेरिंग्स चालू होता है। क्या चालू होता है, बोल, लेरिंग।
फिर से लेरिंजोफेरिंक्स के नीचे, ट्रैकिया के ऊपर, हायोइड बोन के पास, यहाँ पे आपका लेरिंग्स लोकेटेड होता है। लेरिंग्स का लोकेशन समझ में अच्छे से। इसके अंदर कार्टिलेज देखने को मिलेंगे आपको, इसके अंदर भी कार्टिलेज रहेंगे, इसकी वॉल पे पूरे कार्टिलेज रहेंगे, कुछ मसल्स वगैरह भी रहेंगे। मेन जो चीज है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी वो 2 कॉर्ड रहेंगे, इलास्टिक कॉर्ड। इलास्टिक मतलब ऐसा खींचे हुए, क्या बोलते हैं इन 2 कॉर्ड्स को? वोकल कॉर्ड्स। क्या बोलते हैं? बोल वोकल कॉर्ड्स। लाइक अगर ये लेरिंग्स है, ये लेरिंग्स है, तो ऊपर आपको ऐसा गोल ओपनिंग दिख रही है, क्या कहलाती है ओपनिंग? ग्लॉटिस। वेरी गुड। क्या कहलाती है ओपनिंग? ग्लॉटिस। इस ग्लॉटिस को जब आप ऐसा ऊपर से देखोगे तो आपको एक सर्कल दिखेगा ना, तो सर्कल बना रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो ये आपका ग्लॉटिस है, ये क्या है बोल? ग्लॉटिस। इस ग्लॉटिस के अंदर आप जब देखोगे तो 2 इलास्टिक कॉर्ड दिखेंगे आपको, ऐसा फैल खींचे हुए, ऐसा फोल्डेड 2 कॉर्ड दिखेंगे आपको। ये 2 कॉर्ड्स क्या कहलाते बोल? वोकल कॉर्ड्स। क्या कहलाते बोल? वोकल कॉर्ड्स। इसी वोकल कॉर्ड से क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। वोकल वर्ड हमेशा साउंड के लिए आता है, समझा अच्छे से? स्पीच के लिए आता है वोकल। वोकल किसके लिए आता है बोल? स्पीच के लिए। इसलिए स्पीच के लिए हम लोग जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उनके जखीरे को वोकैबुलरी बोलते हैं। वर्ड्स का जखीरा, जखीरा अल्फाज, वर्ड्स का पूरा ऐसा एक जगह अगर कॉम्बिनेशन करें, क्या कहलाता है? वोकैबुलरी। वोकल यहाँ से स्पीच निकलती है, यहाँ से साउंड निकलता है। तो ये वोकल कॉर्ड्स के से साउंड प्रोड्यूस होता है। सर कैसे प्रोड्यूस होता है? समझा नहीं। हम लोग जब एयर पास करते हैं बोलने के लिए, हवा पास होना जरूरी है। नाक और बोल के दिखा, नाक बंद करो, ऐसा बंद करो, बंद करो, फील करो, फील इट। नाक बंद करो, मुंह बंद करो और कुछ बोल के दिखाओ। खाली करोगे बस, आवाज आएगी क्या? बोल नहीं आएगी। क्यों? क्यों रे क्यों? स्पीच को प्रोड्यूस करने के लिए वोकल कॉर्ड से एयर का पास होना क्या है? जरूरी। समझा अच्छे से क्या होगा? तो जब एयर वोकल कॉर्ड से पास होती है, ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होते हैं, तो साउंड क्या होती है? प्रोड्यूस। साउंड प्रोड्यूस होता है, स्पीच नहीं। क्या प्रोड्यूस होता है बोल? साउंड। साउंड जो बना है उसको स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए उसको मॉड्यूलेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जैसे भी मैं बात कर रहा हूं, कभी अपनी टोन को धीरे रख रहा हूं, कभी चिल्ला दे रहा हूं, है ना, कभी हंसती हुई टोन में, कभी गुस्से वाली टोन। अपने को साउंड को स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए उसको मॉड्यूलेट करना पड़ता है। मॉड्यूलेट, उसको शेप देना पड़ता है। तो मॉड्यूलेशन में खाली वोकल कॉर्ड काम नहीं आते। मॉड्यूलेशन में आपका नेजल चेंबर, नाक के अंदर की कैविटी, बोलते वक्त इधर हाथ रखना, आपको एयर का वाइब्रेशन फील होगा। यू कैन फील द वाइब्रेशन ऑफ द एयर इफ यू कीप हैंड ओवर हियर। समझा रहे? नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, टंग, जबान, टीथ, दांत और लिप्स, ये सब मिलके आवाज को मॉड्यूलेट करते हैं। चलो ऐसा वैसे दांत, जबान, अभी एग्जांपल दो, जबान काट दो अगर तुम्हारी, तो कोयला पिक्चर के शाहरुख खान बन जाओ। यू कैन मॉड्यूलेट योर स्पीच। आपने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो बोल नहीं पाते लेकिन आवाज आती है उनकी, आ करते रहेंगे, लेकिन दे कांट कन्वर्ट देयर साउंड इनटू स्पीच। क्यों? उनकी जबान चिपकी हुई रहती नीचे। मेरा सबसे बड़ा भाई ऐसी है, उसकी जो जबान है ना, ये फलक्रम है नहीं, उसका चिपकी हुई है नीचे, नीचे वाले बोन से चिपकी हुई है, तो उसका साउंड तो प्रोड्यूस होता है बट ही कांट कन्वर्ट इट इनटू स्पीच बिकॉज ही कांट मॉड्यूलेट विद द हेल्प ऑफ टंग। अच्छा, अभी एक और एग्जांपल है, तभी आपको समझेगा। बुड्ढे लोग के दांत गिर जाते देख, तब कैसा बोलते हैं लोग? आवाज नॉर्मल आती क्या? ओ चिचा, नहीं समझ में आ रही तुम्हारी भाषा। क्यों नहीं मॉड्यूलेट कर पा रहे हो साउंड को बराबर? टीथ नहीं है उनके। अब बिना होठ के कैसे इमेजिन कराओ मालूम नहीं। होठ के जरिए भी हम लोग साउंड को क्या करते हैं? मॉड्यूलेट। तो लिप्स, बहुत सारे वर्ड है जिनको बोलते वक्त हमारे लिप्स जुड़ जाते हैं। बहुत सारे वर्ड है जिनको बोलते वक्त हमारे लिप्स गोल हो जाते हैं, राउंड हो जाते हैं। बहुत सारे वर्ड है जिनको बोलते वक्त हमारे लिप्स फैल जाते हैं। समझा अच्छे से? तो जो लिप्स होते हैं, लिप्स, टीथ, टंग, ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, इसके जरिए हम लोग साउंड को क्या करते हैं? मॉड्यूलेट करके स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, साउंड प्रोड्यूस कहां से होता है बोल? वोकल कॉर्ड। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान से सुन, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वोकल कॉर्ड, साउंड इज मॉड्यूलेटेड बाय वोकल कॉर्ड? नहीं। नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, टंग, टीथ, लिप्स, फर्क है दोनों में। यानी प्रोड्यूस पूछा तो वोकल कॉर्ड, मॉड्यूलेटेड पूछा तो ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, टंग, टीथ एंड लिप्स। समझा बेटा अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? अभी जरा इधर ध्यान से सुनो। ये जो लेरिंग्स की ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। अभी बताया मैंने आपको, तो ध्यान से देखिए, लेरिंग्स की ओपनिंग है, नाम क्या है इसका? ग्लॉटिस। ये लेरिंग्स के जस्ट नीचे क्या रहेगा बेटा बोल? ट्रैकिया। और इधर पीछे क्या रहता है बोल? ईसोफेगस। पीछे क्या रहता है? ईसोफेगस। दिस इज ईसोफेगस,
दिस इज ट्रैकिया, दिस इज लेरिंग्स, दिस इज ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस के जस्ट ऊपर एक लीफ लाइक ऐसा फ्लैप रहता है, क्या बोलते हैं इस फ्लैप को? एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं इस फ्लैप को? देख, एपिग्लॉटिस। अब इसका काम समझते हैं हम लोग। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ दिस। तो बहुत ध्यान से सुनना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं या ऐसा बात कर रहे होते हैं तो ये एपिग्लॉटिस ऐसा खुला हुआ होता है। ये ग्लॉटिस है, ठीक है, ग्लॉटिस। ये क्या है? लेरिंग्स। इसके नीचे ट्रैकिया, ये एपिग्लॉटिस। तो जब हमको सांस लेना है या बात करना है तो ये जो है ना ऐसा खुला हुआ रहता है, क्योंकि जब ये खुला रहेगा तभी तो एयर पास होगा, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होगी और साउंड प्रोड्यूस होगा, या हवा अंदर जाएगी, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। लेकिन जब हमको खाना खाना होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं, अब देख इधर से खाना आ रहा है आपका, अब उसके सामने, खाने के सामने दो ओपनिंग है, एक ईसोफेगस की और एक ट्रैकिया की। अब खाना सोच के तो नहीं जाएगा, नहीं मैं ट्रैकिया में नहीं जाऊंगा, ईसोफेगस। उसको जिधर ओपनिंग दिख रही है उधर जाएगा, जिधर ओपनिंग दिख रही है उधर जाएगा। तो अब ये खाना गलती से विंड पाइप में ना चले जाए, इसको रोकना पड़ेगा ना। तो जब हम लोग खाना खाते हैं, तो जब हम लोग खाने को स्वॉलो करते हैं, स्वॉलो समझता है, पहले खाने को चुई करना होता है, चुइंग करना होता है, मैसिकेशन बोलते हैं, कहते हैं मैसिकेशन। टीथ के जरिए चबा चबा के खाने को पीसेस में कन्वर्ट करने का, छोटे छोटे, जरूरी है ये चीज, वरना ईसोफेगस में फंसता है वो खाना। टीथ के जरिए उसको च्यू करने का, बराबर मैसिकेट करने का, और सलाइवा के साथ मिक्स करके लुब्रिकेट करने का। तो फूड का एक लुब्रिकेटेड राउंड मास कन्वर्ट होता है जिसको बोलस बोलते हैं, याद है? तो बोलस बनाना फूड के लिए जरूरी है, ना तो ईसोफेगस में फंसेगा वो, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी फिर आपको। हम लोग खाना खाए सीधा निकल लेते हैं, नहीं, चबाने का पहले उसको थोड़ा, अब एकदम भी नहीं चबाने का गाय भैंस की तरह बैठ के पागल जुगाली करते बैठ रहे, ऐसा नहीं, समझा अच्छे से। थोड़ा बहुत खाना चबाया आपने, उसको बोलस में कन्वर्ट किया, अब ये नीचे जा रहा है, तो जैसे आप इसको निगलते हो, ऐसे निगले, निगलने को बायो की लैंग्वेज में कहते हैं स्वॉलो करना, स्वॉलोइंग। क्या? स्वॉलोइंग, SWA, स्वॉलोइंग। समझ में आ रहा है अच्छे से? जैसे आप खाने को स्वॉलो करते हो ना, इमीडिएटली जो एपिग्लॉटिस होता है ऐसे बंद हो जाता है। एपिग्लॉटिस क्या होता है? ऐसे बंद। तो जैसे ये बंद हुआ, अब खाने के सामने एक ही पैसेज बचा है, कौन सा? ईसोफेगस। क्योंकि ये वाला रास्ता तो बंद हो चुका है ना, तो खाना बराबर किधर जाता है? बोल, ईसोफेगस में जाता है। तो दिस एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया। फूड की एंट्री को ट्रैकिया में जाने से रोकता है। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस? क्या काम है एपिग्लॉटिस का? दिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया। इसीलिए बड़े बूढ़े कह गए खाना खाते टाइम बात नहीं करते, सुन्नत में भी है, मालूम है ना, खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए। क्यों? आप एपिग्लॉटिस को कंफ्यूज कर दोगे, यू विल कंफ्यूज एपिग्लॉटिस। इफ यू वांट टू टॉक, अगर आपको बात करना है, इफ यू वांट टू प्रोड्यूस स्पीच, द एपिग्लॉटिस विल हैव टू ओपन, एंड इफ यू हैव टू ईट, इट विल हैव टू क्लोज। अब करना क्या चाहते हो? वो कंफ्यूज है। साउंड भी प्रोड्यूस करना है, उसको ओपन होना है, खा भी रहे, निगल भी रहे, उसको बंद होना है, तो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, और उसी बीच में गलती से निगलते वक्त वो थोड़ा सा ओपन रह जाता है, तो खाना ट्रैकिया में जाता है, और फिर हमको ठसका लगता है पीछे से फैट पड़ने शुरू होती है, मार मार। समझा रहे? इसीलिए बड़े बूढ़े कह गए हैं, सुन्नत भी है, खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए। स्पेशली आप चबा रहे हो तब थोड़ा बहुत कुछ बोल दिए तो समझ में आ रहा है, निगलने से जस्ट पहले बात कर दिए अगर आप, और उसी टाइम निगल भी लिए, आप एपिग्लॉटिस कंफ्यूज हो जाएगा, वेदर आई हैव टू रिमेन ओपन और आई हैव टू क्लोज। और ये गलती से वो ओपन रह गया तो खाना किधर जाने वाला है? ट्रैकिया में जाने वाला है। समझा रहे अच्छे से? क्या बोलो, इसी वेरी मच क्लियर। तो एपिग्लॉटिस का काम क्या है बोल? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस? इट प्रिवेंट्स, रोकता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया। क्या होगा? ध्यान दो सर, खाने को ट्रैकिया में ध्यान दो, क्या होगा? अरे बेटा ब्लॉकेज हो जाएगा उधर, ट्रैकिया से क्या पास होना है? हवा। अब तुम उधर ले जाके दाल चावल सब्जी रोटी फंसा के रखी उधर ट्रैकिया में, तो खाना फंस गया ट्रैकिया में, किस चीज का काम करेगा वो? ब्लॉकेज का। हवा जा पाएगी क्या अंदर? नहीं, सांस फूलेगी आपकी, आप सांस नहीं ले पाओगे आप, इसको बोलते चोकिंग। खाना अगर ट्रैकिया में फंस गया, यू विल चोक। जैसे WWE में आपने चोकिंग देखा रहेगा, देख वो लोग क्या करते हैं, इस विंड पाइप को अपने हाथ के जरिए ऐसा दबा देते, तो सामने वाला सांस नहीं ले पाता है ना, तो वो कमेंटेटर अनाउंस करता है चोकिंग दे दिया, चोक दे दिया उसने, तो ऐसा हाथ मारते लोग, देख हाँ मैं हार गया भाई, छोड़ने तो मर जाएगा, है कि नहीं? चोक करना किसको बोलते हैं? व्हेन यू कांट ब्रीथ, जब आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे ना, इसको चोकिंग बोलते हैं। अब मैं तुम्हारा मुंह पकड़ा ऐसा पानी के अंदर डाल के ऐसा छोड़ दिया, यू विल गेट चोक, चोकिंग हो जाएगी वहां पे भी, क्योंकि आप सांस नहीं ले पाओ। तो जब इंसान सांस नहीं ले पाता ना, तो उसको चोकिंग बोलते। तो ये इस वजह से भी होता है, बच्चों में बहुत कॉमन है चोकिंग, मान गोद के बच्चे 8 महीना 6 महीना 4 महीना 1 साल, उनको हम लोग जज्बात में आके कुछ भी खिला देते, ऐसा अक्खा अक्खा, सीधा ऐसा एप्पल काटे दे दिए, खा बोले,
अब उनको नहीं सिखा सकते ना, आप खाते टाइम बोलते नहीं, आपने उसके मुंह में एप्पल डाले, वो चालू किया, आवाज निकालना, रोना चालू किया, किधर जाएगा वो एप्पल? सीधा ट्रैकिया में। और उसका ट्रैकिया बिचारे का इतना ऐसा, सांस रुक जाएगी वही जगह पे, फिर लेके भागोगे, मरा मेरा बच्चा, मेरी मोहब्बत की वजह से ही मरा। जब कोई चोक करता है खाने की वजह से, ईट की वजह से, किसी का खाना फंस गया है, तो उसको इमीडिएटली फौरन ट्रैकिया से निकालना है। उसका आइडियल तरीका क्या होता है? अपना जो चेस्ट है ना, चेस्ट आइडियल तरीका यही होता है, अपन पीछे फैट मारना चालू करेगा, उसका आइडियल तरीका क्या होता है वो बता दो। ये जो अपना चेस्ट होता है ना, इसको ग्राउंड के लेवल से पैरेलल करना होता है। तो आपकी अगर आपको चोकिंग हुई है और सामने कोई डॉक्टर है तो वो यही करेगा, सामने कोई डॉक्टर है तो वो यही करेगा। इधर आ रहे, हाँ इधर आ। समझो इसको खाना खाते टाइम चोकिंग हो गई, हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे थे, ये बेचारा खाना खा रहा था और बहुत बकबक कर रहा था, इसको क्या हो गई बोल? चोकिंग हो गई, सांस रुक गई। अब मेरे को मेडिकल की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो मैं फौरन फैट मारना नहीं चालू करूं, मार बोले मार पीट पे। क्या करना है? आइडियल तरीका क्या है? ये ग्राउंड है, चेस्ट को ग्राउंड से पैरेलल करना है, पैरेलल ऐसा, चेस्ट को ग्राउंड से क्या करना है? पैरेलल। इधर पे शोल्डर ब्लेड्स होती है, जिसको हम लोग बचपन में बाहर निकालते थे, 2 शोल्डर ब्लेड्स होती है ना, इधर शोल्डर ब्लेड्स के पीछे हाथ से ऐसा झटका देना है। समझा अच्छे से क्या बोला? अगर कोई बंदा चोक, बच्चों को भी देख डॉक्टर्स यही करते, अगर बच्चा चोक किया है डॉक्टर से पास लेके आते, उन लोग अपनी ये हाथ पे बच्चे को ऐसा उल्टा करते, ऐसा खड़ा नहीं रखते, ऐसा लिटा देते ऐसा उल्टा, ताकि उसका चेस्ट ग्राउंड से क्या हो जाए? लेवल, पैरेलल आ जाए, और मुंह ऐसा नीचे लटकता है, और फिर पीठ का ऐसा मारना शुरू करते हैं लोग, तो बाहर निकल के आती है प्रेशर की वजह से वो चीज। तो अगर कोई खाते टाइम किसी को चोक हो रहा है तो उसका ये तरीका होता है, चेस्ट शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड, माउथ ऐसा, सर जो नीचे की तरफ ऐसा, और जो दोनों शोल्डर की ब्लेड्स होती है, जो दोनों ये बोन होती है, उसके बीच वाले पोर्शन में हाथ से मारना या घिसना होता है, ताकि जो फूड अंदर फंसा हुआ है ट्रैकिया से क्या हो जाए? बाहर आए। समझा अच्छे से? ये सब थोड़ा नॉलेज की चीजें जो आपको पता नहीं। उसने पूछा भी देख वहां से आपको, पेज नंबर 155 पे डू यू नो करके टेबल है, मिला? डू यू नो मिला? क्या लिखा था उधर? श्रेया चोक वाइल ईटिंग डिनर। श्रेया नाम की एक बंदी थी, खाना खाते टाइम उसको चोकिंग हो गया। हाउ कैन यू हेल्प हिम? आप उसको कैसे हेल्प करते? पीछे फैट मार के सर? नहीं, तो तरीका है उसका। और आगे देख और भी कुछ पूछा है उसने, व्हाट इज द इमीडिएट हेल्प दैट कैन बी गिवन टू हिम? तो उसको जाहिर सी बात है, वहां पर चोकिंग हुई है तो उसको निकालना पड़ेगा फूड को ट्रैकिया से। तो कैसा निकालना है समझ में आ रहा है ना? द चेस्ट शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड, हेड नीचे की तरफ, और दोनों शोल्डर ब्लेड्स के बीच में मारेंगे। जब हम लोग ऐसा शॉक से मारेंगे, अचानक से मारेंगे, तो ट्रैकिया से जो फूड है वो बाहर आ जाता है। समझ में आ रहा अच्छे से? क्या बोलो? तो यहाँ पर आपका क्या खत्म होता है बेटा? लेरिंग्स। क्या खत्म होता है? लेरिंग्स। पैसा भी उधर जाए। आपको अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मतलब जो भी चीज जाके फंसी हो ट्रैकिया में फंसी, एंड दैट इज वर्स केस। हाँ, खास करके बच्चों में, बच्चे बॉल कभी कभी फंसा लेते हैं, कभी कभी पैसे कॉइन्स को फंसा लेते हैं, कभी कुछ फंसा लेते, इसलिए होते छोटे बच्चों पे थोड़ा ध्यान देने। अब उनको क्या मालूम क्या चीज किधर की होती है, उनके हाथ में जो भी आया वो मुंह में डालने लगते है ही नहीं। ये रबर बैंड दिख गया उनको, बोले खाने का वाला खा लो, उनका ट्राई ओमनीवरस, वेरी गुड, नाइस वर्ड। अब उनका ट्रैकिया इतना सा रहता है, वो जा करके उसमें फंस जाते हैं। समझा चीज? तो बच्चों की केस में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। 6 महीने तक तो पहली बात बच्चों को ऊपर का कुछ नहीं खिलाना, नथिंग नथिंग, दे नीड नथिंग, इवन यू कांट गिव देम वाटर। आप पानी भी मत दो उनको, चलेगा। 6 महीने तक बच्चे के लिए मोर देन इनफ है उसकी माँ का दूध, ब्रेस्ट फीड, मदर्स मिल्क, मोर देन इनफ। ही और शी डजंट नीड एनीथिंग, कुछ नहीं चाहिए। अपने आप बोले चावल चटाओ, दाल चटाओ, नहीं तो बाद में खाना नहीं खाएगा, छोड़, सब नॉन साइंटिफिक बातें। बोले खाना चटाओ, एप्पल खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ। कितने एंटीक लोग रहते, चना खिला देते बच्चे को, वो फंस जाते अंदर जाके। समझना है क्या? 6 महीने तक तो बच्चे को बाहर का कुछ फूड देना ही नहीं चाहिए, अदरवाइज वो उसके पेट में जाकर के फूड पॉइजनिंग करेगा, फूड पॉइजनिंग करेगा। जुलाब चालू होते, फिर देख उल्टी और जुलाब, और फिर लेके भागो डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलता है इन्फेक्शन हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया। वो इसी वजह से होता है। 6 महीने तक आपको बच्चे को बाहर का कुछ नहीं देना। मदर्स मिल्क इज मोर देन इनफ। अल्लाह ने उसको ऐसा बना दिया ना कि और कुछ देने की जरूरत ही नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी, माँ के दूध के अंदर एंटीबायोटिक्स तक होते, मान एंटीबॉडीज, ये जो दवा खाते हो आप, एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिविड, है कि नहीं, जो ऊपर से दवा खानी पड़ती है,
माहौल में मौजूद बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ने के लिए माँ के दूध के अंदर अल्लाह ने उसकी माँ की बॉडी की एंटीबॉडीज को शामिल कर दिया। तो जब बच्चा माँ का दूध पीगा ना, वो एंटीबॉडीज भी उसको मिलती रहेगी, तो बीमार भी नहीं पड़ेगा वो। तो बहुत से बच्चे उनकी माँ को दूध नहीं आते, तो ज्यादातर बीमार ही रहते वो, बिकॉज उनको नेसेसरी एंटीबॉडीज मिल नहीं रही। तो 6 महीने तक तो बच्चे को कुछ नहीं चाहिए। तो मोहब्बत में आके जबरदस्ती बच्चों की जिंदगी आजाद नहीं करनी, कुछ भी खिला रहे। और वो भी डॉक्टर्स बोलते हैं 6 महीने के बाद भी जब आप कुछ खिला रहे ना बच्चों को, तो प्यूरी बना के खिलाओ। प्यूरी मतलब पतला पेस्ट। फल खिलाना है उसका पेस्ट बनाओ, है कि नहीं। दाल चावल खिलाना है तो उसका भी पेस्ट बना के खिलाओ पतला, ताकि वो उनको चोकिंग करने से सेफ रहे हो। समझ अच्छे से क्या बोलो। खैर आगे बढ़ते हैं। नोज हो गया अपना, फेरिंग्स हो गया अपना, लेरिंग्स हो गया अपना। नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा बोलो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ट्रैकिया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर का नाम क्या बेटा, बोल ट्रैकिया। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब होता है ये। विंड पाइप बोलते हैं इसको आम भाषा में, हवा की नाली। कितना लंबा है बोल, ओनली 10 to 12 सेंटीमीटर, बस इतना बड़ा, 10 से 12 सेंटीमीटर। चालू कहां से हुआ है, लेरिंग्स से। जा रहा कहां तक है, जा रहा कहां तक, थोरासिक कैविटी के मिड तक, पूरे थोरासिक कैविटी में नहीं, मिड तक। तो लेरिंग से शुरू होता है, थोरासिक कैविटी के मिड तक जाता है, और ईसोफेगस के जस्ट सामने होता है, ईसोफेगस के आगे। यानी अगर आप यहां से देखोगे, चेस्ट से देखोगे, तो स्टर्नम के बाद सबसे पहले क्या पड़ेगा, ट्रैकिया, और उसके पीछे क्या रहेगा, ईसोफेगस रहेगा। तो लेरिंग्स के जस्ट नीचे, मिड ऑफ द थोरासिक कैविटी तक, ईसोफेगस के जस्ट आगे, ये लोकेशन है किसका, ट्रैकिया का। लेंथ कितनी बेटा इसकी, 10 से 12 सेंटीमीटर। इसको सी शेप के कार्टिलेज से इसको ऐसा सपोर्ट दिया गया है सर, यानी पूरा कार्टिलेज नहीं, ऐसा गोल नहीं, सी इनकम्प्लीट, पीछे नहीं, ये कार्टिलेज इसके ऊपर ऐसा लगे हुए। क्यों लगे हुए सर, सो दैट इट डजंट कोलैप्स, कोलैप्स ना हो जाए। जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हो, हवा बाहर जा रही है, तो किसी ट्यूब में से जब हवा बाहर निकालते हो तो ट्यूब ऐसा पिचक जाने का चांस होता है ना, तो ये पूरा ना पिचक जाए, इसीलिए आगे से इसको किसका सपोर्ट दिया गया, कोलैप्स का, कार्टिलेज, सो दैट इट डजंट कोलैप्स। समझे। तो अगर आपसे कोई पूछे ट्रैकिया के ऊपर ये सी शेप के कार्टिलेज क्यों लगे होते, व्हाट इज द रीजन, सो दैट इट डजंट गेट कोलैप्स, टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग, कोलैप्स ना हो जाए, फट ना जाए, ज्यादा हवा से फट ना जाए, या कम हवा से पिचक ना जाए, उसको उसके शेप में मेंटेन रखना है अपने। अब ये भी, इसकी भी गिनती दी हुई आपको, देख 16, 17, 18, 20 के आसपास रेंज होती है, 16 से 20 मिला, मिला बेटा। अब इसके अंदर की बात करते हैं, तो बाहर की बात हो गई, अंदर की बात करते हैं। इसके अंदर आपको स्पेशल टाइप के एपिथेलियल सेल देखने को मिलेंगे। सर कौन से सेल, बोर्ड पे देख, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या लिखा मैंने, सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम। थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड याद करो, वहां पर आपने पढ़े एपिथेलियल टिश्यू की 2 टाइप होती है। कितनी टाइप होती है, 2। एक होता है सिंपल एपिथेलियम और एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम याद है, सिंपल एपिथेलियम, उसमें बहुत सारी टाइप होती है, स्क्वामस, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, जर्माइनल, सेंसरी, ऐसा बहुत सारी टाइप होती है। सिंपल एपिथेलियम की खास बात क्या होती है, उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और ऊपर सेल्स का एक लेयर होता है। कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होता है बोल, सेल्स के बहुत सारे लेयर होते हैं। क्या होते हैं, सेल्स के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, सेल्स के बहुत सारे लेयर्स होते हैं। अब कंपाउंड एपिथेलियम में भी आपने स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम पढ़ा, इसमें सेल्स के लेयर की बाउंड्री नहीं दिखती, मार्जिन नहीं दिखती। लाइक ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस सेल ऐसा बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा सेल ऐसा बढ़ते जा रहे हैं, और बीच बीच में ऐसा न्यूक्लियस है, तो जो बीच की बाउंड्री ना गायब रहती है, बस बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं आपको। तो एक सिंगल लेयर नहीं रहेगा, लेकिन सेल की बाउंड्री देखने को मिलेगी कि आपको नहीं। तो ऐसे एपिथेलियम को हम लोग क्या बोलते हैं बोल, स्ट्रैटिफाइड। क्या बोलते बोल, स्ट्रैटिफाइड। ये लंबे लंबे दिखेंगे आपको। तो ये जो सेल है ना इसके अंदर, ये भी थोड़े लंबे लंबे दिखेंगे आपको, ऐसे लंबे लंबे देखने को मिलेंगे। देखने में ऐसा लगेगा जैसे स्ट्रैटिफाइड हो, क्या हो, स्ट्रैटिफाइड। लेकिन जब आप नोटिस करोगे तो उसमें न्यूक्लियस एक ही रहेगा। न्यूक्लियस एक ही मतलब वो एक ही लेयर है सेल का। कितना लेयर है, एक ही लेयर है, इसलिए उसको स्ट्रैटिफाइड नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे, सूडो स्ट्रैटिफाइड, नकली। देखने में पहली बार में क्या लगेगा, वो स्ट्रैटिफाइड, इतने बड़े बड़े सेल है, मतलब एक से ज्यादा लेयर होगा, लेकिन असल में कितने लेयर है सेल के, एक ही लेयर है, बस बड़े बड़े सेल है। तो क्या बोलते हैं इसको बोल, सूडो स्ट्रैटिफाइड। और सीलिएटेड, इनके टॉप पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया। सीलिया याद है ना, ये सीलिया ऐसा, ठीक है ना। अभी सीलिया का क्या काम है, जो यहाँ पर हेयर का था, ये जो ट्रैकिया में मौजूद सीलिया है, ये डस्ट पार्टिकल को, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, और ट्रैप करके ऐसा ऊपर फेंकते हैं। एक चीज और, ट्रैकिया के अंदर आपको म्यूकस जनरेटिंग सेल भी मिलेंगे। और क्या मिलेंगे, म्यूकस जनरेटिंग सेल। तो ट्रैकिया में म्यूकस भी बनता है,
तो समझो आपने डस्ट वाली एयर अंदर ली, जैसे साफ सफाई कर रहे थे आप, बहुत धूल मिट्टी हो रही थी, अब वो एयर अंदर जा रही थी, तो ये ट्राकिया में जो सीलिएटेड एपिथेलियम है क्या करेगा, उसको ट्रैप करेगा, म्यूकस के साथ मिक्स करेगा। तो जब हम लोग साफ सफाई करते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर पे अपने को बलगम आता है, देखिए तो म्यूकस रहता है, अगर उस म्यूकस को आप थूकोगे ना बाहर तो उसमें आपको बारीक बारीक डस्ट पार्टिकल भी दिखेंगे। क्यों? ये सीलिया ने उसको क्या किया है, ट्रैप किया है। तो डस्ट पार्टिकल को, बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लंग्स के अंदर जाने से रोकने का काम है किसका, इस सीलिएटेड एपिथेलियम। म्यूकस के साथ मिक्स करके ट्रैकिया इसको कहां फेंकता है, बाहर फेंकता है। समझा अच्छे से? तो ये ट्रैकिया का पूरा काम हो गया। मिला वहां पे ट्रैकिया के बारे में आपको, मिला होता है ट्रैकिया, विंड पाइप, उसका लेंथ दिया है, कार्टिलेज के बारे में होता है, कार्टिलेज क्यों है, कोलैप्स ना हो जाए इसलिए, ठीक है ना। म्यूकस ग्लैंड है अंदर, सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है जो कि सीलिएटेड है, डस्ट पार्टिकल को ट्रैक करता है, वो ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है अपने अंदर, ताकि ये डस्ट पार्टिकल लंग्स के अंदर इंटर ना हो। समझा? ट्रैकिया के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, देख, ब्रोंकाई। ट्रैकिया के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है बेटा, ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ट्रैकिया जो है मिड ऑफ द थोरैसिक कैविटी में आने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्या बोलते हैं इनको, प्राइमरी ब्रोंकस, एक को ब्रोंकस बोलेंगे, दोनों को मिला के ब्रोंकाई बोलेंगे। अब ये प्राइमरी ब्रोंकस और किस में डिवाइड होता है, सेकेंडरी। सेकेंडरी और किस में डिवाइड होता है, टर्शियरी। टर्शियरी और किस में डिवाइड होता है, ब्रोंकियोल्स में। और इन ब्रोंकियोल्स के एंड पर क्या लगा हुआ रहता है, बोल, एयर सैक। क्या लगा रहता है, एयर सैक। तो ध्यान से देख, ये प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी से क्या बना, सेकेंडरी, सेकेंडरी से क्या बना, टर्शियरी, टर्शियरी से क्या बना, ब्रोंकियोल्स। तो दिस इज प्राइमरी ब्रोंकस, secondary bronchus, tertiary bronchus, these are bronchioles। अब ये एक ब्रोंकियोल्स को इधर बाजू में बना रहा देखो, तो जो एक ब्रोंकियोल रहता है इससे कुछ एयर सैक लगे हुए रहते, क्या लगे हुए रहते बेटा, बोल, एयर सैक, गुच्छा ऐसा, ग्रेप्स के गुच्छे की तरह दिखेगा ये। एक एयर सैक के अंदर 10 से 12 अल्विलस होते हैं। कितने, 10 से 12। समझ में आ रहा है? इस एयर सैक में, एक एयर सैक में कितने अल्विलस रहेंगे, 10 से 12 अल्विलस रहेंगे। तो देख वहां पे दिया आपको, ब्रोंकाई हेडिंग मिली, उसने बताया, देख ट्रैकिया डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है, फिर वो और डिवाइड होगा, सेकेंडरी और डिवाइड होगा, टर्शियरी। अच्छा, इधर भी सी शेप के कार्टिलेज होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है बाहर नहीं होते, अंदर की तरफ होते हैं, इंटरनली होते हैं। ट्रैकिया में किधर रहते हैं, बाहर की तरफ, ब्रोंकाई में किधर रहते हैं, अंदर की तरफ। अब ये प्राइमरी ब्रोंकस और किस में डिवाइड होगा, देखो उधर समझा है, सेकेंडरी में, सेकेंडरी से टर्शियरी में, और टर्शियरी लास्ट में क्या बनेगा, बोल, ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल किससे कनेक्टेड रहेगा, अल्विलाई या फिर एयर सैक। समझा? हो गया ब्रोंकाई खत्म। ब्रोंकाई के बाद नेक्स्ट क्या है, देख, लंग्स। ब्रोंकाई के बाद नेक्स्ट क्या बेटा, लंग्स। लंग्स के बाद अल्विलाई, अल्विलाई के बाद डायफ्राम, खत्म। सब बोर्ड पर देखेंगे। तो ब्रोंकाई के बाद नेक्स्ट जो चीज है वो है लंग्स। कितने लंग्स होते हैं बेटा अपने पास, 2। तो वी हैव अ पेयर ऑफ लंग, अ पेयर बोल सकते हैं ना, अ पेयर एक जोड़ी मतलब 2। तो वी हैव अ पेयर ऑफ लंग। ये स्पंजी ऑर्गन होते हैं, इलास्टिक, मतलब लंग्स को अगर आप अपने हाथ से ऐसा छू करके देखो ना तो इट विल लुक समवट लाइक स्पंज। स्पंज होता है ना, स्पंज, उसकी तरह दिखेगा, सॉफ्ट रहेगा, इलास्टिक टिश्यू से बना हुआ होता है। कितने लंग्स है अपने पास, 2, राइट लंग और लेफ्ट लंग। दोनों की साइज कंपेयर करोगे ना आप, तो आपको राइट लंग का साइज थोड़ा बड़ा दिखेगा और लेफ्ट लंग का साइज थोड़ा छोटा दिखेगा। इवन ये जो लंग्स होते हैं ना, ये और लोब्स में बने हुए होते हैं, एक अक्खा ऑर्गन नहीं है, लोब्स में बना हुआ है। किसने बनाया, लोब्स में। जो राइट लंग है ना, इसमें 3 लोब्स होते हैं। कितने, 3, और लेफ्ट में 2 ही लोब्स होते हैं। डायग्राम में दिखा रहा है, इधर बोर्ड पे देख, समझिए राइट वाला लंग। तो राइट लंग में आपको ऐसा ऊपर की तरफ एक लोब देखने को मिलेगा, ऐसा नीचे की तरफ एक लोब देखने को मिलेगा, और ऐसा बीच में एक लोब देखने को मिलेगा। तो राइट लंग में कितने लोब होते हैं बेटा, 3। और जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट, इसमें आपको 2 ही लोब देखने को मिलेंगे, एक इधर ऊपर की तरफ और एक ये नीचे की तरफ। तो राइट और लेफ्ट लंग में फर्क समझ में आ रहा बेटा, बड़ा कौन है दोनों साइज में, राइट लंग। लोब ज्यादा किसमें, राइट लंग। राइट लंग में कितने लोब है, 3, और लेफ्ट लंग में 2, और यहाँ पे आपका हार्ट रहेगा। समझ आ रहा है? अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, ये जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स, समझिए एक लंग बना मैंने ऐसा, ये जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स, इसको भी एक मेम्ब्रेन के अंदर रखा गया, एक पतले लेयर के अंदर रखा है, ऐसी हवा में नहीं छोड़ दी। और ये जो मेम्ब्रेन है वो खुद 2 लेयर का है। कितने लेयर का है, 2। तो इधर ध्यान से देख, ऐसा लंग्स के ऊपर आपको ऐसा एक मेम्ब्रेन का कवर, समझो कवर चढ़ा हुआ है। क्या चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, कवर। अरे तुम लोग अपने मोबाइल पे टेम्पर्ड ग्लास लगाते हो, पीछे कवर लगाते हो, ऐसा। और ये कवर भी कितने लेयर का है, देख, 2 लेयर का।
इन दोनों मेम्ब्रेन को मिला करके बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बोल? प्लूरल मेम्ब्रेन। अब जरा ध्यान से देख, ये जो बाहर वाला लेयर है, बाहर वाला, इसको बोलते हैं पैराइटल लेयर। क्या बोलते हैं बोल? पैराइटल लेयर। ये जो अंदर वाला लेयर है, इसको बोलते हैं विसरल लेयर। क्या बोलते हैं बोल? विसरल लेयर। और ये दोनों मिल करके क्या कहलाता है आपका? प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल वर्ड जहां भी आएगा वो लंग से रिलेटेड रहेगा। आप जरा ध्यान से सुन, दोनों लेयर को देख के, पैराइटल ये विसरल, दोनों लेयर के बीच में कैविटी है, कैविटी खाली जगह है, इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं प्लूरल कैविटी। क्या बोलते हैं बोल? प्लूरल कैविटी। और इस कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ। क्या भरा हुआ था बेटा? इस कैविटी के अंदर ऐसा फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ये फ्लूइड कहलाता है प्लूरल फ्लूइड। क्या कहलाता है बोल? प्लूरल फ्लूइड। ठीक है ना? फ्लूइड लंग्स के अंदर है कह रहे? नहीं, किधर है फ्लूइड बोल? प्लूरल कैविटी के अंदर। ये पैराइटल लेयर, ये विसरल लेयर, दोनों के बीच में कैविटी है, नाम क्या उसका? प्लूरल कैविटी। उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड का नाम भी है प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड करता क्या है? आपके लंग जाहिर सी बात है स्पंजी है, इलास्टिक है, हवा जब उसमें भरती है तो फैलते हैं, हवा निकलती है तो थोड़े सुकड़ते भी है। तो जब ये लंग्स फैल रहे, जाहिर सी बात है ना, जब लंग्स फैल रहे तो दोनों लेयर है, ये दोनों लेयर पैराइटल विसरल, ये आपस में फ्रिक्शन ना करे, तो इसलिए बीच में क्या भरा है बोल? फ्लूइड भरा हुआ है। और दूसरी बात, ये जो फ्लूइड फिल लेयर है ना, ये लंग्स के ऊपर एक कुशन का काम करता है। कुशन समझता है? कुशन ऐसा सॉफ्ट तकिया रखी हुई लंग्स के ऊपर, जो शॉक्स से क्या करी? लंग्स को बचा रही। लंग्स की तरफ अगर कोई शॉक इंजरी आएगी तो उसको पहले कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? ये लेयर एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लूरल मेम्ब्रेन का लेयर एब्जॉर्ब कर लेगा। आपने अक्सर सुना होगा डॉक्टर्स किसी किसी पेशेंट को बोलते हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है तो बोलते हैं आपके फेफड़े में पानी भरा है, ऐसा बोलते, बोले फेफड़े में या लंग्स में पानी बढ़ गया है, ऐसा बोलते। तो फेफड़े के अंदर नहीं भरा होता है पानी, ये जो प्लूरल फ्लूइड दिख रहा है ये ज्यादा हो जाता है। अब प्लूरल फ्लूइड जितना ज्यादा होगा लंग्स के ऊपर, उतना प्रेशर आएगा, तो फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, सीने में दर्द होती है, समझ रहे? तो ये जो फ्लूइड दिख रहा है, फ्लूइड, ये फ्लूइड बढ़ जाता है, पैराइटल और विसरल लेयर के बीच का फ्लूइड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो फिर एक छोटा सा ऑपरेशन बोलो उसको, या फिर एक छोटा सा प्रोसेस होता है, एक बड़ी सी इंजेक्शन होती है, उसको यहाँ से इंसर्ट करके ये जो प्लूरल कैविटी है ना, इसके अंदर से उस फ्लूइड को निकाल लेते हैं, एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाल लेते हैं, ताकि वो वापस से नॉर्मल पहले जैसा हो जाए, समझ रहे? तो ऐसे पेशेंट्स की रिपोर्ट वगैरह आप देखोगे ना, तो उसमें आपको ये वर्ड मेंशन मिलेगा, प्लूरल फ्लूइड, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ प्लूरल फ्लूइड, ऐसा लिखा हुआ। समझ में आ रहा अच्छे से? तो ये पानी फेफड़े के अंदर होता है, कह रहे फेफड़े के अंदर पानी रहेगा मर जाओगे। फेफड़े में पानी होता है क्या? नहीं, फेफड़े के सराउंडिंग में जो प्लूरल फ्लूइड होता है ना, उसमें पानी रहता है। अब अगर ये ज्यादा है ना, तो इसको एक साथ पूरा नहीं निकाल सकते, एक साथ पूरा भी निकाल ले तो भी सांस लेने में क्या होगी? दिक्कत होगी। तो थोड़ा थोड़ा करके निकालते अगर ज्यादा है तो, और ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही बड़ा है, तो एक ही बार में पूरा निकाल। समझ में आ रहा अच्छे से क्या बोल रहे हो? ठीक है ना? तो दो लंग्स है अपने पास, इलास्टिक है, सॉफ्ट है, स्पंजी है। राइट लंग में 3 लोब्स है, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स है। इसको एक क्या बोलते हैं, फ्लूइड फिल्म मेम्ब्रेन के अंदर, कवर के अंदर रखा गया। क्या नाम है उसका? प्लूरल मेम्ब्रेन। कितने लेयर है उसमें? 2, आउटर पैराइटल लेयर, इनर विसरल लेयर, दोनों के बीच में कैविटी है। क्या नाम है उसका? प्लूरल कैविटी, फ्लूइड से भरी हुई है। क्या नाम है फ्लूइड का? प्लूरल फ्लूइड। समझा अच्छे से? देख लंग्स के अंदर वो पूरा आपको समझा है। और ये प्लूरल फ्लूइड और कहीं से नहीं आता, ये जो लेयर दिख रहा है आपको, विसरल लेयर, पैराइटल लेयर, ये दोनों लेयर खुद ही बनाते सिक्रीट करते, बनाते सिक्रीट करते, बनाएंगे और बीच में भरेंगे, काम होने लगेगा। समझ में आ रहा है? आगे देखेंगे बेटा, वो पूरा आपको उधर समझा है, देख 3 लोब 2 लोब सब बताया। अच्छा, लंग्स के अंदर देख, यहाँ पे लास्ट की 2 लाइन में समझा रहा है। लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई एंड होता है, किस पर एंड होता है? ब्रोंकियोल से। और ब्रोंकियोल से क्या कनेक्टेड रहता है? एयर सैक। एक एयर सैक में कितना अल्विला होता है? 10 से 12 भी समझाता है, देख उधर लिखा है, ब्रोंकियोल्स एंडिंग इन अ बंच ऑफ एयर सैक ईच विद 10 to 12 अल्वियोलाई। मिल गया बेटा? तो यहां पर अपना क्या खत्म हुआ बोल? लंग्स। लंग्स के बाद किसकी बारी है? अल्विलाई की। लंग्स के बाद किसकी बारी बेटा बोल? अल्विलाई की। तो अल्विलाई ये सिंगल सिंगल नहीं होते, बंच में रहते, ग्रुप में रहते हैं। उस बंच को क्या बोलते हैं हम लोग? एयर सैक। अब एक अल्विलाई को मैं यहां पर बना रहा, देखा, दिस इज 1 अल्विलाई। तो एक अल्विलाई को जब आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो इसका जो वॉल रहता है, वॉल ये काफी थिन होता है। कैसा होता है बोल? रीजन मेरे को बताओ, चलो रीजन बताओ। रीजन, अल्विलाई क्या है? रेस्पिरेटरी सरफेस है, यहीं पर तो गैसेस एक्सचेंज होनी पड़ेगी ना, तो
तो रेस्पिरेटरी सरफेस की एक प्रॉपर्टी क्या थी, इट शुड बी थिन, ये काफी थिन होता है। बस आपको अंदर क्या देखने को मिलेगा मालूम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम याद है, जिसके सेल चिपटे चिपटे रहते, पेवमेंट फुटपाथ की तरह। तो अंदर बस आपको एक सिंगल है, सोच सेल्स का सिर्फ और सिर्फ कितना लेयर, एक लेयर। तो आपको ऐसा अंदर एक सिंगल लेयर देखने को मिलेगा, कौन सा एपिथेलियम का बेटा, स्क्वामस एपिथेलियम का, जिस वजह से अल्विलाई की वॉल कैसी होती है, वॉल काफी थिन होती है। कैसी होती है बेटा, वॉल काफी थिन। अब याद करो रेस्पिरेटरी सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, लार्ज सरफेस एरिया, वो तो है ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक लंग्स में कितने है, 350 मिलियन, दोनों लंग्स का मिलाकर 700 मिलियन, तो लार्ज सरफेस एरिया तो हो ही गया। दूसरा क्या था, इट शुड बी थिन, थिन है, और क्या था, हाईली वेस्कुलर। तो अल्विलाई के सराउंडिंग में आपको ऐसा बहुत सारी कैपिलरीज देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी बोल, ऐसा बारीक बारीक खून की नसें, कैपिलरीज। ये कैपिलरी से पहले एक आर्टरी रहेगी, क्या रहेगी बोल, आर्टरी समझते हैं ना, खून की नस, और इसके बाद क्या रहेगी, एक वेन। इस आर्टरी को बोलते हैं पल्मनरी आर्टरी। क्या बोलते बोल, ये सब के बारे में आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा सर्कुलेशन में। क्या नाम है इसका बोल, पल्मनरी आर्टरी, और ये वेन का नाम है पल्मनरी वेन। अभी सिर्फ मैं आपको एक जरूरी बात बता रहा हूं, ये जो पल्मनरी आर्टरी है ना, ये दिल से खून लेके आती है। कहां से खून लेके आती है, दिल से। कैसा मालूम, डीऑक्सीजनेटेड, वो खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं। तो हमारे दिल में वो खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो कौन सी आर्टरी से आता है, पल्मनरी आर्टरी से। और फिर ये कैपिलरी दिख रहा है, इस कैपिलरी में बहेगा। इस अल्विलाई में बाहर से हम लोग क्या लेके जा रहे हैं, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन किधर चले गया, ब्लड में। अब ये कैसा ब्लड बन चुका है, ऑक्सीजनेटेड। ये पल्मनरी वेन से रिटर्न कहां चले जाएगा, हार्ट में। तो हार्ट से बिना ऑक्सीजन का खून पल्मनरी आर्टरी से आता है, अल्विलाई से ऑक्सीजन लेता है, और फिर पल्मनरी वेन से रिटर्न किधर आ जाता है, हार्ट में। और फिर ये हार्ट इस खून को किधर भेजती है, पूरी बॉडी में। लंग्स नहीं भेजेंगे, दिल से खून निकला, पल्मनरी आर्टरी से अल्विलाई के पास गया, ऑक्सीजन ले लिया, पल्मनरी वेन से रिटर्न किधर आ गया, दिल में, और फिर दिल इसको पूरी बॉडी में भेजता है। तो फिर से अल्विलाई की वॉल काफी थिन होती है, एक सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम से बनी हुई होती है, हाईली वेस्कुलर होती है। इसके आजू बाजू में आपको पल्मनरी आर्टरी और वेन देखने को मिलेगी, और बीच में बहुत सारी क्या देखने को मिलेगी, कैपिलरीज। सरफेस एरिया काफी लार्ज है इसका, क्योंकि कितने नंबर्स में कितने, ये बता नंबर्स में कितने, दोनों लंग्स का मिलाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 700 मिलियन, 7 के आगे 9 जीरो लगा, 700 का 2 जीरो और मिलियन का 6 जीरो, 7 के आगे 9 जीरो लगा। तो दोनों आर्टरीज, दोनों लंग्स में अपने इतने अल्विलाई है। इवन आपको एक एक्स्ट्रा बात बताता हूँ, आपको एक एक्स्ट्रा बात बता दूं। समझ किसी इंसान ने क्या किया, दोनों लंग्स के अंदर मौजूद अल्विलाई को निकाला और खोल के ऐसा फैला के रखा, एक उसके बाजू में दूसरा, उसके बाजू में तीसरा, उसके बाजू में चौथा, ऐसा फैला के रखता गया। तो एक ही इंसान के दोनों लंग्स से निकाले गए अल्विलाई को जब खोल खोल के ऐसा सरफेस को फैला कर रखेंगे ना, तो आपको पता है कितना एरिया कवर होगा, 100 मीटर स्क्वायर। कितना कितना, 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर समझ, एक इतना बड़ा ग्राउंड है जो ऐसे में कितना है, 100 मीटर। ये 1 मीटर होता है, ये 1 मीटर होता है। ऐसे में कितना है, 100 मीटर, और ऐसे में भी 100 मीटर। तो 100 बाय 100 का एक ग्राउंड इमेजिन कर। आपके अकेले के दोनों लंग्स में से सारे अल्विलाई को निकाले और खोल के फैलाते चले गए ना, इतना बड़ा एरिया कवर हो जाएगा। इतना बड़ा एरिया मालूम है किसका होता है, टेनिस के स्कॉट का, जो टेनिस का ग्राउंड होता है ना, उसका होता है इतना बड़ा एरिया। टेनिस देखियो, टेनिस देखियो, उसका ग्राउंड इतना बड़ा रहता है, 100 मीटर स्क्वायर। तो पहली प्रॉपर्टी याद है रेस्पिरेटरी सरफेस की, इट शुड हैव अ लार्ज सरफेस एरिया। दिख रहा है इसका सरफेस एरिया कितना लार्ज है, 100 मीटर स्क्वायर। नंबर में कितना है, 700 मिलियन। सॉरी, इतनी सी जगह में कैसा तो भी फिट हुआ रहेगा ना। तो तुमने या मैंने नहीं फिट किया, ये किसने फिट किया, ये मालूम है किसने फिट किया है, अभी यही अलाई रब्बिकु मा तुकज़्ज़िबान। आप उसकी नेमतों को झुटला देंगे, नेमत ही है उसकी। इतना ज्यादा सरफेस एरिया क्यों दिया गया अपने को, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर क्या हो सके, इनटेक हो सके। आधा कर देता अल्लाह ताला सरफेस एरिया। तो जो इतना देर बोले ना, अभी थोड़ी देर में सांस फूलने लगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाइपोक्सिया, कमी हो जाती है ऑक्सीजन की। समझ में आ रहा है अच्छे से। तो यहाँ पर आपका हो गया अल्विलाई। देखो अल्विलाई के बारे में क्या दिया है, बता रहा है थिन वॉल होते हैं, ग्रेप्स के जैसे दिखते हैं। हर अल्विलाई के आजू बाजू में आपको बहुत सारी क्या देखने को मिलेगी, कैपिलरी, पल्मनरी आर्टरी देखने को मिलेगी, पल्मनरी वेन देखने मिलेगी। दीज आर हाईली इलास्टिक वॉल, इसकी वॉल काफी इलास्टिक होती है। किससे बनी हुई देख, सिंगल लेयर ऑफ, और क्या लिखा है, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। नंबर भी दिया हुआ है देख, कितने, 700 मिलियन। क्यों है इतने सारे, ताकि सरफेस एरिया क्या हो जाए, बढ़ जाए।
और गैसियस एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा। अब लास्ट किसके बारे में दिया देख, डायफ्राम। डायफ्राम के बारे में जो दिया वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। ये मस्क्यूलर है, डोम शेप का है, सेप्टम है। क्यों, किसको किसको सेपरेट कर रही है, एब्डोमिनल कैविटी और थोरैसिक कैविटी। नॉर्मली डोम शेप का रहता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फ्लैट हो जाता है। बस इतना ही दिया देखो। डायफ्राम, इट इज अ डोम शेप मस्क्यूलर सेप्टम मिला that separate the thoracic and abdominal cavity। मिल गया बेटा। on contraction it becomes flattened। खत्म। यहाँ पे आपका पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, फिनिश। एकदम अच्छे समझा। तो अगर एक क्वेश्चन आया 4 मार्क्स का, एक्सप्लेन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम